स्टार्ट हो गया है? कोई Yes, मैसेज start. की? 7 seconds, 10 seconds is एक just going. एक दो मैसेज आ जाए तो फिर कंफर्मेशन का। आप बात करते रहिए कि मेरे कोरस के साथियों, आप आइए, पेज को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। लाइव है, ठीक है, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का कोरस के इस पेज पे बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज का विषय है वर्तमान भारतीय संदर्भ में किन्नर समुदाय। आज इस एफबी लाइव पे हमारे साथ हैं रेशमा जी और हर्षिता जी। रेशमा जी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं और दास्तानी सफर बिहार से जुड़ी हुई हैं। हर्षिता जी पीएचडी स्कॉलर हैं जेएनयू दिल्ली में, और इनका सब्जेक्ट है, पीएचडी का सब्जेक्ट है 21वीं सदी में हिंदी साहित्य में तृतीय लिंगी जीवन का समाज शास्त्रीय अध्ययन, सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ थर्ड जेंडर इन 21st सेंचुरी हिंदी लिटरेचर। तो हम रेशमा जी और हर्षिता जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कोरस के इस पेज पे। शुक्रिया दिव्या जी आपका। शुरुआत करते हैं रेशमा जी से। रेशमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एफबी लाइव में। आप अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, तो आप शेयर कीजिए। कोरस पे जितने भी लोग लाइव हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ। मैं रेशमा प्रसाद, मैं संस्थापक सचिव हूँ दोस्ताना सफर नाम की संस्थान की। थोड़ी थोड़ी कुछ लिखती हूँ, पढ़ती हूँ और अपनी कम्युनिटी समुदाय के अधिकारों के लिए जागरूकता के ज्यादा कार्यक्रम पे फोकस करती हूँ कि कैसे लोग समझेंगे कि तृतीय लिंगी, ट्रांसजेंडर, किन्नर जिंदगियों के बारे में। और ये बहुत ही मतलब लोगों को सोचने की बात है कि ये जिंदगी हमारे हर एक व्यक्ति के आसपास से गुजरती हुई रहती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं कि ट्रांसजेंडर कौन है, किन्नर कौन है, हिजड़ा कौन है, खुसरा कौन है, मुखन्नस कौन है, अरावनी कौन है, और मतलब बहुत सारे नाम पूरे भारत में अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। लेकिन हमारे आसपास में ही लोग हैं और उनका जीवन बहुत ही मुश्किलों से घिरा हुआ है कि उनकी सामाजिक मान्यता, जो सामाजिक स्वीकार्यता, मान्यता तो अलग बात हो सकती है, वो तो बाय द ट्रेडिशन हमारी मान्यता तो बहुत है, लेकिन चिंता नहीं है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपना अ, जीवन जो है। हाँ मुकेश जी स्वागत है, और मैं प्रयास कर रही हूँ एक नई कृति आए। शुक्रिया इस बात के लिए। तो ट्रांसजेंडर जिंदगियों को लोगों को समझना होगा कि हमारे आसपास ही लोग हैं। तो हमारी भी जिंदगी आपके आसपास में ही थी कि मैं 2010 में सामने नहीं आई थी, और एक ऐसा सामाजिक कंसल्टेशन हुआ, वहां पे मैं मौजूद थी। तो वहां पे मुझे लगा कि मैं अपनी पहचान के साथ सामने आऊं और इस जिंदगी के लिए लड़ने के लिए आगे बढ़ करके मतलब एक मन को तैयार करना, और एक वातावरण को तैयार करना, तो वहीं से शुरुआत होती है। जी। हाँ जी रेशमा जी, हम आप पे आपसे और बातचीत करेंगे। अभी हर्षिता जी से मैं जानना चाहूंगी कि उनका जो पीएचडी टॉपिक है ट्रांसजेंडर पे, इसको किन्नर को पीएचडी टॉपिक लेने की क्या खास वजह थी? आपकी क्या वजह थी इस टॉपिक को चूज करने के लिए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जितने भी ऑडियंस है, जितने भी लोग हैं, और आप सबका मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, वेलकम करना चाहूँगी। मैं आवाज एक्चुअली ट्रांसजेंडर पर क्यों कर रही हूँ, ऐसा है क्या? आवाज आपकी आपकी ठीक से नहीं आ रही है हर्षिता जी।
अभी अब जी बोले राजमोहन शायद। जी, नमस्ते। जी जी बोलिए हर्षिता जी। हाँ, आवाज अब आ रही है? डिस्टर्ब आ रही है आवाज थोड़ी। हटाने के बाद भी आवाज नहीं आ रही है और पहले से नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है शायद वाईफाई पे दिक्कत। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है आवाज? आवाज बहुत बहुत धीरे आ रही है और क्लियर नहीं है हर्षिता जी। ये बहुत बड़ा इशू है। ईयरफोन हटा के देखिए, एक बार ईयरफोन हटा के देखिए, शायद आए। आ रही नहीं आ रही है, तब भी इसलिए तो मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, ईयरफोन बताइए निकाल अब। के try अभी कीजिए। आ रही है क्या मेरी आवाज? आ रही है क्लियर? हाँ हाँ, आ रही है लेकिन धीरे आ रही है, पहले से थोड़ी बेहतर है। आप बात बोलिए कुछ। तो ईयरफोन हटा कर मैं कब कुछ रही थी? आप हर्षिता जी एक बार आप ठीक कर ले, तब तक हम लोग रेशमा जी से बात करते हैं। रेशमा जी, आप अपने चाइल्डहुड के बारे में बताएं, हम लोगों से कुछ शेयर कीजिए कि आपका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा रहा। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस मुझे मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन जैसा नहीं समझ में आता है। जैसा और साथी बताते हैं कि उनके साथ बलात्कार और ये सब। हाँ, फेमिनिटी थी, जो स्त्रीत्व था, शारीरिक पहचान में जो स्त्रीत्व थे, वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन के लिए थोड़ा रास्ता देते थे। लेकिन बहुत मतलब अपनी पहचान को छुपाने का जो भी तरीका होता था, वो तरीके से छुपने का जो प्रयास करते रहती थी। तो मतलब जीवन में जो स्थितियां आम महिलाओं को आती है, उसी तरीके से समझिए तो ट्रांसजेंडर साथियों को भी आती है। उन्हें भी है, लेकिन हमारे जैसे आइडेंटिटी को डायरेक्टली लोग मौगा, छक्का, मतलब गांडू ऐसे शब्दों का उपयोग डायरेक्टली कर देते हैं, या जाते जवाते मुंह पे ऐसे कहते हैं कि आई जस्ट वांट टू दैट प्रेजेंट द फक द एनी गाय। इस तरीके से मतलब सेक्सुअलिटी और जेंडर के बेस पर इस तरीके के ताने सुनने पड़ते हैं लगातार। तो अब वो वैसे तो गालियां जो भी आपको दी जाती है, तो वो माँ बहन की ही लोग गालियां देते हैं। गालियां तो मतलब स्त्रीत्व को गालियां ही मिलती है। वो अगर किसी के शरीर में भी स्त्रीत्व है, वो गालियां मिलती है। तो हम हमारे जैसे जिंदगियों के लिए एक स्त्रीत्व एक और ये हो जाता है। शुक्रिया राम जी सर, आप आए। हाँ, अ, तो जैसे किन्नर एक शब्द कह देने से मतलब होता नहीं है। बातों को, डिस्कोर्स को ब्रॉडर इम्पैक्ट में ले जाना है, क्योंकि कम्युनिटी में खुद नाम को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कोर्स है, बहुत ही ज्यादा। मतलब जैसे कि मेरे ये नाम ना लो, मेरे वो नाम ना लो। लेकिन जो जिंदगियों का संघर्ष है, जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसका संघर्ष तो इसी समाज में जिंदा है। जो किन्नर, हिजड़ा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो उन्हें आशीर्वाद लेने के लिए लोग एकदम कहते हैं मोस्ट वेलकम, यू विल बी कम इन माय हाउस एंड आई जस्ट वांट योर, मतलब उनका ब्लेसिंग उनको लोगों को जरूरत होता है। लेकिन वो नहीं समझते हैं कि उनके आसपास में ही ऐसी बहुत सारी जिंदगियां हैं जो आपको ब्लेसिंग्स दे सकती हैं। तो
स्त्री स्त्रीत्व, स्त्रियोचित व्यवहार, इन सब चीजों पर, हाँ समता दीदी सही, आपका समर्थन स्वागत है। तो लोगों को मतलब सोचना चाहिए कि हमारे आसपास में जो बच्चा है, अगर कोई बच्चा है तो 12 साल की उम्र तक जाते जाते मैक्सिमम लोगों की आइडेंटिटी डिस्क्लोज वो करे या ना करे, सोसाइटी डिस्क्लोज कर देती है कि वो फलाने के बेटा तो कुछ डिफरेंट आइटम है, कुछ अलग है, कुछ कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसे खाता, कैसे उठता, कैसे बोलता, क्यों ऐसा है, इस तरीके की बातें मतलब आती है। इसी पोस्ट पर अभी एक राजमोहन राज जी आए हुए हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे बहुत बातें हुई, उन्होंने भी बहुत काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली रिसर्च सोशियोलॉजी में। रिसर्च के विषय में मेरा बहुत नकारात्मक रवैया है, मतलब बहुत ही ज्यादा नकारात्मक कि जी, इस पे तो हम लोग बात करेंगे। रेशमा जी, इस पे बात करेंगे कि इस पे जो रिसर्च हो रहे हैं या इस पे जो लिखा जा रहा है ट्रांसजेंडर के इश्यूज पे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर ये बहुत कॉमनली यूज होती है, ये टर्म जो यूज होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए भी, और मैं भी समझना चाहती हूँ कि थर्ड जेंडर हो गया, फिर ट्रांसजेंडर्स हो गए, इंटरसेक्स कम्युनिटी हो गए, तो इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको आप थोड़ा हम लोगों को समझा सकें। हाँ, बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात दिव्या जी, आपने बहुत ही अच्छी बात को उठाया है। ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी की जो हमारा बायोलॉजिकल बर्थ है, बॉडी जो है उसके असाइंड, उस असाइंड के विपरीत हम अपनी पहचान को इंगित करती है। और थर्ड जेंडर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ 2014 में आइडेंटिटी है, क्योंकि महिला पुरुष मतलब लोग कहते हैं पहला नंबर लिंग है पुरुष, पुरुष लिंग है, दूसरा नंबर मतलब पढ़ाई भी स्कूल में जाता है तो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, वो ये नहीं लिखा जाता है पहला नंबर में स्त्रीलिंग है, दूसरा नंबर में पुरुष लिंग है, तीसरा लिंग में तृतीय लिंगी, उभयलिंगी, इस तरीके से शब्दों का उपयोग होता था, लगातार पहले से होता रहा है। और आरटी जब आई तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ था और उन्होंने इन शब्दों में कुछ कुछ परिवर्तन किया था। तो जो इंटरसेक्स होते हैं, जिनकी बॉडी में नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, हेलो, हाँ हाँ, अभी आवाज आ रही है ठीक। रेशमा जी आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा। फिर रुक जा रहा। जो आइडेंटिटी के लेवल पे जो बॉडी में किसी के स्तन विकसित हैं लेकिन उस बॉडी में पीनस भी है, या पीनस नहीं है और वेजाइना भी है और टेस्टिकल डेवलप है, बहुत एक्स्ट्रा डेवलप है, बहुत लोगों को शरीर के अंदर में गर्भाशय विकसित है और उनको पीनस भी है और उनके स्तन भी नहीं है, बहुत के हैं स्तन भी हैं और पीनस भी है और अंदर में ओवरी भी डेवलप है। तो ये जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो हार्मोनल या क्रोमोसोमल इम्बैलेंसेस होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ द हेल्थ बेसिस इंटरसेक्स आइडेंटिटी में डिफरेंशिएटेड होते हैं। तो असली नकली जो कहे जाते हैं, तो ये असली नकली का खेल यहीं से शुरू होता है कि कौन असली है कौन नकली है। मीडिया तो अक्सर करके लिखती है नकली किन्नर पकड़े गए, वो ये नहीं कहते कि नकली मर्द पकड़े गए जो ट्रांस होकर के सामने आना चाहते हैं। अगर लिखना है तो लिखो भाई, इस तरीके से शब्दों का उपयोग करो। किन्नर तो वैसे भी पहचान ऐसी रहती है कि एक मतलब किन्नर मतलब किंतु नर, जो नर पहचान है, जो नर आइडेंटिटी है, उस पे किंतु है, मतलब कि आई जस्ट नॉट टू बिलीव ऑन द योर मेल आइडेंटिटी, आई जस्ट वांट टू द चेंज, आई वांट टू गो
इन द ट्रांस आइडेंटिटी, नॉट गो, मतलब कि ये मेरी माइंड में है कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन हमारा शरीर अगर किसी ने ईश्वर ने, प्रकृति ने रचा है इस तरीके का, तो उसके लिए हम कहीं से जिम्मेदार नहीं है कि हमारी फेमिनिटी है, मैं थोड़ा चल रही हूँ तो मुझे औरत ना कह करके औरत से ज्यादा कुछ डिफरेंट कहा जाए। तो ये बहुत ही मुश्किल होता है एक बच्चे को अपने आप को, मतलब उसके डिस्क्रिमिनेशन के लिए, इससे क्लासेस में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसे हेल्थ बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, फैमिली में भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इस कॉलेज अगर मान लीजिए कि स्कूल में है, अगर वो कहे कि नहीं भाई हमें मोस्टली जो सोसाइटी द्वारा आइडेंटिफाइड है, तो वो सोसाइटी द्वारा जो आइडेंटिफाइड क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब जेंडर आइडेंटिटी के बारे में, जबकि अगर कोई आपके जैसी महिला साथी है, लेकिन वो कहे कि हमें महिला कह करके आपको नहीं बुलाना है और आपको मुझे पुरुष कह करके बुलाना है, और मेरे स्तन ना देखो, मेरे वेजाइना ना देखो, मेरे बालों के लंबे या छोटे या किसी तरीके का होना मत देखो, मुझे देखो कि मैं एक पुरुष हूं, तो आपको मानना पड़ेगा और उस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएट करना पड़ेगा, ना कि उसको बोलेंगे कि टॉमबॉय या डिफरेंट पर्सन या डिफरेंट, इस तरीके की बातें होती हैं। तो जो आइडेंटिटी है और प्रोनाउंसिएशन है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा होता है यहाँ पे। मतलब साहित्य से जुड़े हुए लोग या रिसर्च से जुड़े हुए लोग जेंडर प्रोनाउंसिएशन पे कुछ भी एबीसीडी उन लोगों को पता नहीं रहती है, और बात करने के अंदाज में भी उसी तरीके से बात करते हैं जैसे लड़का लगता है कि वो किसी लड़के से बात कर रहे हैं। मतलब मेरी पहचान को आप अगर मेरे पिछली पहचान को अगर आप जानते हो तो क्या आप पिछली पहचान से जानोगे? मैं अगर अभी किसी की बीवी बन जाती हूँ तो भाभी बुलाओगे, तो उसके पहले की पहचान का बुलाओगे कि बच्चिया कहाँ जीते हो, या डिफरेंट तरीके से कि कोई चाचा है, चाची है, या कोई भी है तो उसको बोलेंगे कि फलाने हमारी बेटी है, तैती है। तो रिश्ते जो होते हैं, जो पहचान होती है, उसको डिफरेंट तरीके से जिस तरीके से संबोधित किया जाता है, लेकिन नहीं, लोग मानते नहीं है इस तरीके से। बहुत हमारी जो ट्रांसमैन साथी हैं, आई एम अ ट्रांस वुमेन, आई एम अ प्राउड ट्रांस वुमेन, तो कोई ट्रांसमैन साथी है, वो लोग कहते हैं कि हमें जब लड़की जैसा कोई बुलाता है ना, तो अंदर से मन तो ऐसा करता है ना कि काय को, मतलब इतना जिंदगी में संघर्ष करके अपनी पहचान को सामने लेकर के आए। तो ये संघर्ष का मतलब बहुत ही दौर शुरू होता है, बहुत बार लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत बार घर से चले जाते हैं, बहुत बार आत्महत्या करते हैं, बहुत बार अपने आप को मतलब बहुत अकेलापन में रख लेते हैं, किसी से कोई संबंध नहीं, और इस तरीके से लेकर के जाते हैं। तो ये मुश्किल है ये रेशमा जी, एक क्वेश्चन आ रहा है, दीपक जी पूछ रहे हैं कि जब आप अपनी पहचान के साथ सामने आई तो घर परिवार में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन आप इस पर एक बार आप बता दें। मैं 10वीं क्लास से ही मैं बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ, और उसके बाद पढ़ाई लेवल पे तो हमारे घर वाले पढ़ाई के लिए पीछे नहीं है, क्योंकि मेरी मदर खुद लेक्चरर हैं और फादर इंजीनियर पोस्ट से रिटायर हुए, तो टेक्निकल इंजीनियर। तो उनके लिए ये था कि योर आइडेंटिटी विल आइडेंटिफाइड माई हाउस, transgender's house, not the one a lecturer, not one a engineer's house. So then both are said that please away from me, and I will support for the everything. तो ये आइडेंटिटी के लेवल पर ये मुश्किलें अभी भी मौजूद हैं, अभी भी मतलब फैमिली स्वीकार्यता नहीं है, सिर्फ सामाजिक स्वीकार्यता नहीं होने से सिर्फ उसी के ये सर। रेशमा जी, जैसे आपने बताया कि कैसे हम लोगों का बायोलॉजिकल सेल्फ जो है, जैसे मैं दिव्या, मैं बायोलॉजिकल सेल्फ मेरा फीमेल हो सकता है, लेकिन एज अ जेंडर आई कैन बी एनीथिंग।
है ना, फ्लूइड जेंडर हो सकता है मेरा कि समटाइम्स आई एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बी अ मैन, और कभी हमको लग सकता है कि मैं फीमेल की तरह बिहेव कर सकती हूँ, वुमेन की तरह बिहेव कर सकती हूँ। तो जेंडर फ्लूइडिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के अंदर में समझ नहीं होने के कारण या सेंसिटाइज नहीं होने के कारण बहुत लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। हाँ हाँ, तो सबसे बड़ी बात है, अभी मुकेश जी कुछ ऐसा लिख रहे हैं, बीमार मानसिकता से मुक्ति जरूरी है। हमारी आइडेंटिटी कोई बीमार मानसिकता नहीं है, लेकिन हाँ सोसाइटी की मानसिकता हमारे प्रति बीमार जरूर है, हमारे जैसे पहचान के प्रति। अभी तो हमें एज ए ट्रांस वुमेन हमें बहुत स्वीकार्यता मिली है। इस पटना शहर को, जिले को मैं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिया है, हमारे एक्टिविज्म को, और सपोर्ट दिया है। जैसे मैं आज यहाँ कोरस में हूँ, और कोरस इतनी बड़ी संस्थान है, तो जो थिएटर बेस पे इतना परिवर्तन ले आ रही है और बातें करती है मुद्दों की और राइट्स की बात करती है, स्त्रीवादी बात है, तो हमारे लिए एक स्त्री होकर के यहाँ पर भी आना हमारे लिए भी गौरव की बात है, गर्व की बात है कि आप स्त्री, सिर्फ स्त्री के भाव को मतलब एक फ्रेम में ही नहीं बांध रहे हैं, उसे आगे जा रहे हैं। दैट्स इज फाइन जी। और एक क्वेश्चन मेरा था ये रेशमा जी, कि हमेशा हम सभी को हमेशा एक फिट करने की कोशिश होती है एक जेंडर बाइनरी में, चाहे आप मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। इवन इन द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के में भी कोई ट्रांस मैन होते हैं या ट्रांस विमेन होती हैं, लेकिन हो सकता है कि इसके बीच में भी बहुत सारे जिस तरह से आप पीछे में बैकग्राउंड लगाई हैं, एक क्वेर, एक रेनबो ऑफ आइडेंटिटी हो सकते हैं लोगों की। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि हमेशा ये बाइनरी में फिट करने की कोशिश होती है समाज के द्वारा? हाँ, जैसे बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, जेंडर क्वेयर है, और इंटरसेक्स ऑलरेडी है, ट्रांसजेंडर है ही, तो बहुत सारी ऐसी जेंडर आइडेंटिटीज और सेक्सुअलिटी है। ये रेनबो जो है ये सेक्सुअलिटी बेस्ड फ्लैग है, और इसमें 7 रंग, मतलब प्यार के 7 रंग हैं, और सिर्फ एक रंग से प्यार की बात नहीं हो सकती है। सतरंगी, तो इसीलिए बोलते सतरंगी सलाम, मतलब 7 रंगों को सलाम, कि बस सिर्फ हम लाल नीला हरा पीला सिर्फ एक ही सलाम नहीं बोले, सतरंगी सलाम। तो आइडेंटिटी तो बहुत है, कि अगर कोई चाहे कि मेरा बॉडी क्या है, मुझे मुझे मेरी बॉडी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मैं कहूँ कि ना मैं मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ, मुझे मानो कि जेंडर हमारे लिए कोई मतलब शब्द और मायना नहीं है। हम कभी पैंट शर्ट पहनेंगी, कभी साड़ी पहनेंगी, कभी सलवार सूट पहनेंगी, ये मेरे ऊपर ये करेगा। कभी मेरी दाढ़ी मुझे भी रहेंगी और उसके साथ में साड़ी पहन करके आऊंगी, लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि आपकी दाढ़ी मुझे है तो क्यों साड़ी पहन रखा है। दिस इज नॉट मैटर। और ड्रेस पर तो अभी डिस्कोर्स बहुत सारे होते हैं। मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी, तो मैं कह रही थी कि मतलब स्त्रियों के ऊपर मतलब हर एक रिलीजियस एस्पेक्ट से भी बहुत ही बंधन दिए जाते हैं इस ड्रेस को लेकर के। उसके बाद सोसाइटी के लेवल पर कि मतलब अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने, थोड़े ट्रांसपेरेंट कपड़े पहने, तो वो किसी को मतलब गलत करने के लिए आकर्षित करते हैं। तो अगर कोई पुरुष मतलब 6 इंच की अंडरवियर पहन करके गंगा जी स्नान करते हैं, या अपने घर के नाले पे चापाकल पे स्नान करते हैं, कोई महिला उनका रेप नहीं करती है, ना ही तो उनका आकर्षण भी इस तरीके से होता है। तो है, ये मुश्किलें थोड़ी है कि आइडेंटिटी के लेवल पे लगता है हर्षिता कनेक्ट हो रही है। हर्षिता कनेक्ट हो रही है। हर्षिता जी, जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
हाँ, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, अब क्लियर आ रही है। मैं मेरी है हर्षिता आपको। जी, आपसे आप, आपसे मेरा क्वेश्चन था कि आपने किन्नर समुदाय को अपने पीएचडी का टॉपिक चुना, एमफिल में भी आपने ट्रांसजेंडर और इनके लिटरेचर्स पे आपने काम किया। तो आपका 2011 से, जो मेरी बात आपसे हुई, आप थर्ड जेंडर पे, ट्रांसजेंडर पे काम कर रही हैं। तो इस पे काम करने की आपकी क्या खास वजह है? मेरी खास वजह सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं बहुत कम मिली थी उन लोगों से, मेरा बहुत मिलना जुलना हुआ नहीं था। हाँ, बस पब्लिक प्लेस में उनको देखा हुआ था। तो 2011 में, 2010 में जब मैं दिल्ली गई तो उनसे काफी बार मिलना जुलना, आमना सामना होता था। 2011 में नंदनगरी में एक कार्यक्रम था थर्ड जेंडर या किन्नर कम्युनिटी का, उसमें आग लगी थी और लगभग 200 से ज्यादा लोग जो जल गए थे। वो एक टर्निंग पॉइंट था इस कम्युनिटी को लेकर सोचने के लिए कि इनको काम हुआ है या नहीं, या कुछ लिटरेचर उपलब्ध है या नहीं, या एक सोचने का जो पॉइंट मिलता है कि हाँ, यहाँ से हम सोचते हैं कि देखते तो बहुत है कि पब्लिक प्लेस में ये लोग आते हैं और बहुत सारे इल्जाम लगते हैं कि अश्लीलता फैलाते हैं, नाचना गाना या जबरदस्ती पैसे मांगना, ये बहुत सारी चीजें दूसरे लोगों से भी मैं सुनी थी। और 2015 में मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस समुदाय को लेकर काम करना है, जो बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से कहिए कि कॉर्नर सोसाइटी के रूप में रहा है, जिसकी एग्जिस्टेंस हमारे माइंड में दूर दूर तक नहीं है, या हम नहीं कह सकते कि उनका सोशल सेटअप कैसा है, या वो रहते कैसे हैं, या उनका तौर तरीका क्या, उनकी भाषा क्या है, वो उनका फाइनेंशियल सोर्स क्या है, बहुत सारी चीजें। तो 2015 में मैं एक नॉवेल पढ़ रही थी निर्मला भुराड़िया का, गुलाम मंडी। वहां मुझे लगा कि इन पे कुछ तो होगा काम करने के लिए, लेकिन हिंदी साहित्य में कुछ भी मुझे उस टाइम नहीं मिला था। और दूसरी भाषाओं में, जब मैं इंग्लिश में गई या साउथ इंडियन भाषाओं में गई, जो ट्रांसलेटेड मटेरियल था, वहां से मुझे थोड़ा सा क्लू मिला कि इन पे काम कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज हैं कि काम कर सकते हैं। जी। ओके। तो हर्षिता जी, आपने सही कहा कि हम लोग एक ही समाज में रह करके अपने अपने एक कुकुन में रहते हैं। एक हमारे नेबर्स में लोग कैसे रह रहे हैं उनके बारे में पता नहीं होता है। तो एक कम्युनिटी जिसको इतने सालों से हाशिए पे रखा गया है, उनके बारे में जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी, उनको तो पता नहीं होता है। लेकिन लिटरेचर्स के माध्यम से बहुत चीजें लोगों को जानने का मौका मिलता है। तो आप हिस्ट्री ऑफ ट्रांसजेंडर लिटरेचर के बारे में कुछ बताइए, और इसमें स्टैंड पॉइंट थ्योरी के बारे में भी बताइए कि उन लोगों ने, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग ने अपने ऊपर क्या क्या लिखा है, और उनके बारे में भी हमें बताइए। देखिए, क्योंकि मैं हिंदी साहित्य के शोधार्थी हूँ तो मैं शुरुआत वहीं से करूंगी। हिंदी में क्या है ना कि मुकम्मल रूप से जब हम बात करते हैं तो कोई भी रचना 1980 से पहले नहीं मिलती है। 1980 में एक कहानी आई थी दरमियाना, जो सारिका में छपी थी तब के टाइम पे, और उसी का विस्तार था उपन्यास जो 2018 में आया। 2002 में नीरजा माधव यमदीप लिखती हैं, जिसका मैंने जिक्र किया था कि मेरा काम भी उन पर है। तो हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं था। पिछले 2 दशक में जो चीजें आई हैं, जो लिखी गई हैं, वो, मैं अगर ट्रांसजेंडर हिस्ट्री की बात करूं तो मुझे लगता है शायद वहां कोई हिस्ट्री नहीं मिलती है। हिस्ट्री जब हम नॉर्मल इतिहास में भी जाते हैं तब भी ऐसा कुछ अलग से इतिहास मुझे नहीं मिला है कि जो किन्नर समाज को लेके लिखा गया हो। थोड़ा सा भाषा को लेके भी जिक्र करें अगर हम, तो वहां पे थोड़ी सी चर्चा जरूर मिलती है, लेकिन भाषा के स्तर पे वो जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग या तृतीय लिंग की जब हम बात करते हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं मिलता है। कुछ जो एग्जाम्पल्स मिलते हैं, रेशमा जी मुझसे बेहतर है इस बारे में बता सकती हैं, कि जो अरावनी की और जो बृहन्नला की, जो शिखंडी की जो बातें होती हैं, वो कहीं ना कहीं इतिहास नहीं है, वो माइथोलॉजी है। वो माइथोलॉजी वाली चीजें जाती हैं जिनकी लोग अपने तरीके से व्याख्याएं करते हैं। तो और दूसरी भाषा में जब मैं पढ़ रही थी तो सबसे पहले मैंने खुशवंत सिंह की दिल्ली पढ़ी थी। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था दिल्ली,
उसमें एक भागवती नाम का कैरेक्टर है जो किन्नर है, और उनके माध्यम से दिल्ली के बसने और उजड़ने की जो कहानी दिखाते हैं, कहीं ना कहीं एक वो मिलता है मुझे। दूसरा आई एम विद्या ए रेवती की आत्मकथा है, और एक महाराष्ट्र के लेखक है पारू मदन नाइक, उनका एक ट्रांसलेटेड ही मैंने पढ़ा है, ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, मैं क्यों नहीं। ये 2-3 किताबें जो शुरुआत में पढ़ी थी, और बाद में आके जब मैं पढ़ी मानवी बंदोपाध्याय की पुरुष तन में फंसा मेरा नारीमन, तो लेकिन वो जो थी वो एक ट्रांसजेंडर की हिस्ट्री थी। यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रांस की, तो सबको लपेट के चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिबेट है उस चीज पे कि सबको आप लपेट के नहीं चल सकते हैं। ट्रांस और थर्ड का जो कैटेगराइजेशन है थोड़ा सा अलग हो जाता है। किन्नर समाज की जो समस्या है वो ट्रांस की जो समस्या उनसे बहुत अलग है, और ट्रांस की जो डेफिनेशन है मुझे लगता है कि बहुत नैरो करके दे दी गई है, जहाँ वो लेस्बियन, गे, जेंडर क्वियर्स, बाइसेक्सुअल्स वो सबको एक साथ रखते हैं। मेरा मानना है कि वो सारे लोग ट्रांस नहीं है। तो ये चीज जो डिबेट है ये मुझे थोड़ा खटकती है कि थर्ड कम्युनिटी जो है, जिनका जेंडर को लेके या सेक्स को लेके जो शुरुआत से जो चीजें अलग हैं, बाई बर्थ जो आइडेंटिटी उनको एक्सेप्ट नहीं करने की है, उनको कॉर्नर करने की है, ट्रांस कम्युनिटी जिसमें लेस्बियन और गे आते हैं उनके साथ वो प्रॉब्लम उतनी नहीं है। जबकि जो किन्नर बच्चा होता है पैदा होने के साथ उनको जो समस्याएं होती हैं, वो ट्रांस कम्युनिटी जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगराइज किया है, और जो लास्ट डिसीजन आया है नालसा जजमेंट के बाद का जो फाइनल डिसीजन आया 377 खत्म करने का, उसका सबसे बड़ा विरोध मुझे लगता है कि यही है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि भले उनको एक्सेप्ट किया जाए, लेकिन उनके राइट्स जो हैं उनको अलग किया जाए और क्लियर किया जाए। जितना भी लोगों से मेरी बातचीत हुई है इस बारे में, उनका यही है कि ट्रांस कम्युनिटी को लेके जो एक है बहस, उसको थोड़ा सा डिफाइंड किया जाए अलग तरीके से कि किस तरीके के ये हैं और ये हैं। अभी भी जब मैं बात करती हूँ लोगों से, उनको बेसिकली पता नहीं होता, वो सोचते हैं कि लेस्बियन, गे और किन्नर एक ही हैं। तो अगर हम ये मानेंगे, जनरलाइज कर देंगे उस समाज को, तो नुकसान उस समाज का होगा जो पहले भी कॉर्नर रहा है। हाँ जी जी। हर्षिता जी, मेरी तो समझ हुई आपसे, आपकी बात समझ करके कि आपका कहना है कि जो बायोलॉजिकली जो डिफरेंट हैं और वो जो जेंडर वाइज जो डिफरेंट है, साइकोलॉजिकली हो जाए या सोशल, वो जो डिफरेंस है, इन दोनों को डिफरेंट मतलब अलग करके देखने की जरूरत है। दोनों को एक साथ मिलाने से जो जो कम्युनिटी हाशिए पे पहले से है वो और ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे। जी रेशमा जी, मेरा आपसे सवाल है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जिस तरह से मीडिया में, फिल्मों में, लिटरेचर्स में जिस तरह से शो किया जाता है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? हाउ यू टेक दिस कि पॉपुलर सिनेमाज में उनको जिस तरह से दिखाया जाता है, और लिटरेचर्स भी आप पढ़ी होंगी, तो उसमें आप किस तरह से इसको देखती हैं? मैं तो अभी साहित्य और रिसर्च में देख रही हूँ, गंदे तरीके से लिखा जा रहा है और उसे लेकर के आगे जाया जा रहा है, बहुत ही गंदे तरीके से। पहली बात, एकदम जेंडर प्रोनाउंसिएशन के लेवल पर किन्नर जाता है, आता है, खाता है, इस तरीके से शब्दों का उपयोग होता है, जो कि बहुत ही गलत है। आप किसी के बारे में अगर लिख रहे हैं तो उनके बारे में या तो आपको कहीं से जानकारी मिलती है तो उसको लिखिए कि उनका क्या प्रेफरेंस है, वो उनका क्या प्रेफरेंस है। और ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी पे हर्षिता जी ने जिस तरीके से कहा है वो एकदम से पूरा गलत है। पहली बात, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ये आइडेंटिटी सेक्सुअलिटी बेस्ड आइडेंटिटी है। जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी जो है उसको लेकर के समझिए। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अगर कोई है तो उसमें उसकी सेक्सुअलिटी स्ट्रेट की भी तरह हो सकती है, लेस्बियन की तरह से भी हो सकती है और गे की तरह भी हो सकती है। इसलिए ट्रांसजेंडर एक महिला जैसे आइडेंटिटी है उसी तरीके से ही है। और थर्ड जेंडर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ है, ये तो आम समाज में स्वीकार्यता इस तरीके से थर्ड जेंडर के मिल गई कि चलो भाई सबको उसी में डाल करके और लेके चलो। लेकिन अगर आइडेंटिटी के लेवल पर बात करें तो स्त्रियोचित व्यवहार और पुरुषोचित व्यवहार
दो ही व्यवहार बहुत ही काफी है। इंटरसेक्स आइडेंटिटी जो होती है वो एक डिफॉर्मेशन है, एक मतलब बॉडी में अगर अगर आपके माथे पर अगर कोई चीज निकल जाए तो उसे यहाँ पे जैसे गाय वाय को निकल जाता है तो लोग पूजा करने लगते हैं, सिंदूर टीका क्या क्या लगाने लगते हैं। तो अगर इंटरसेक्स आइडेंटिटी होती है तो उससे भी पूछा जाता है कि व्हाट डू यू फील, आर यू फील लाइक मेन, आर यू फील लाइक वुमेन, आर यू फील लाइक डिफरेंट, नॉट मेल नॉट फीमेल, बोथ आर नॉट बोथ, मतलब आप दोनों को मानते हैं या दोनों नहीं मानते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो इसलिए जो भी इसीलिए मैं रिसर्चर से बहुत ही दुखित रहती हूँ। उनके यूजीसी में 250 से ज्यादा बोगस रद्दी कागज भर दिया गया है, लेकिन उसका क्या उपयोग है? बता दें कि उनको ट्रांसजेंडर के लिए एक भी उपयोगी साबित हुआ है? जिस किसी को भी जाना पड़ता है ICCSR या किसी को भी, तो उनको ट्रांसजेंडर लोगों के बीच में ही फिर जाना पड़ता है, उसी रिसर्च को कोई उपयोग नहीं होता है। इसीलिए कि क्योंकि पहले तो जेंडर को समझने की जरूरत है, सबसे ज्यादा सेक्सुअलिटी को समझने को जरूरत है। वो ये नहीं है कि अगर कोई बधाई मांग रही है तो उनका डिस्क्रिमिनेशन, और कोई अगर पैंट शर्ट पहन करके अपने आप को ट्रांसजेंडर फील कर रही हैं तो उनका डिस्क्रिमिनेशन कहीं से भी अलग है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ डिस्क्रिमिनेशन, वो चाहे महिला भाव में हो या पुरुष भाव। हम लोग ने बात की, आपने बात, रेशमा जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। नहीं, अभी तो नहीं आ रही है, आ तो रही है। हाँ हाँ, अभी 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 ठीक है, अभी ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है जो स्वीकार्यता और मान्यता, इसी पर जितना भी थीसिस है सब उसी पे ये की जा रही है। अब मतलब उस चीज को समझने की जरूरत है। आपकी रेशमा जी, हमारी तो इधर से तो आपकी आवाज तो आ रही है, आप ही की कट रही है। जी हाँ, जी देखिए, शायद मेरा ही नेटवर्क थोड़ा खराब है। हाँ, आपकी आवाज ये तो सबसे पहली बात है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखने अगर जाता है, चाहे वो नाला सुपारा ही कोई लिखा हो, वो कोई भी अकेडमी के पुरस्कार भी ले ले, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि आप कुछ भी लिख रहे हो, रबिश चीजें लिख रहे हो। कौन से ट्रांसजेंडर के बारे में जिन्होंने लिखा है, एक कलम भी थमा दिया हो किसी ट्रांसजेंडर को, जिनको लगता हो? जी वही मैं बात कर रही थी अभी रेशमा जी आपसे भी और हर्षिता जी से भी, कि स्टैंड पॉइंट जो है, जो वो लोग खुद अपने आप कुछ लिखे हैं। ज्यादातर समय ये होता है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग जो लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी होता है, कुछ सवाल जो होते हैं वो उस पे जो किताब होनी चाहिए, जी जी उस पे नहीं आ रही है। बेसिकली 2-4 बस मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी ही आई है। और इतिहास के लेवल पर आप जाकर के देखिए, जब वेद और उपनिषद की बात करते हैं तो यक्ष, किन्नर, गंधर्व तीनों उप देवता की श्रेणी में आते थे। यक्ष, किन्नर और गंधर्व। यक्ष के लिए वेदों और उपनिषद में पूरी लंबी लंबी लिखी हुई है कि यक्ष गए और उन्होंने यज्ञ किया और पार्वती जी का ये हुआ, फलाना ढिकाना, बहुत सारी कहानियां लिखी हुई। क्या कभी किन्नर का किसी भी ये में आपने देखा है कि उनके किन्नर के कोई वर्णन हो? ये तो किन्नरों के लिए तो डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम से भी है जिस टाइम में इसको एक्नॉलेज किया गया और उस बारे में लिखा गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये तो अभी भी वही स्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं कि हाँ भाई, जाना है किसी डेरे में, किसी डेरे में आपको जाना है और उनसे जो भी बातें करनी है उसको नोटेड डाउन किया, उसी पे रिसर्च अपना बना लिया और उसको लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचनी है, ट्रांसजेंडर को लेकर के क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया था और उसमें दलित भी शामिल थे। तो उस समय में 1871 के पहले 2500 ट्रांसजेंडर की हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इस पे कभी कोई मतलब बात नहीं किया होगा, लेकिन जो मुगल कालीन ट्रांसजेंडर थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पहुंच था,
उसके बाद ही उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगाया गया। तो इन सब स्थितियों के बारे में कभी कोई चर्चा और लिखने की बात नहीं करेगा कि किस तरीके से हिस्ट्री को ये किया जाए। वैसे भी ट्रांसजेंडर को लेकर के अभी जितना डिस्कोर्स हो रहा है और बातें हो रही हैं, लिखा जा रहा है, वो भी उसी भाव में अभी भी जा रहा है कि वो मतलब कैरेक्टर है ट्रांसजेंडर, लेकिन उनका क्या जुड़ाव है उस हिस्ट्री से, उस रिसर्च से, उस साहित्यिक कहानियों, कथा कहानियों और कविता संग्रहों से क्या उनका लगाव है, उन सब चीजों पे मतलब बहुत ये नहीं है। तो अभी लिखने के लेवल पर तो अभी बहुत सारी बातें हैं, आप बात को बढ़ाइए तो थोड़ी और बात करती हूँ, और एक मैं कविता अपनी मैं पढ़ करके भी सुनाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप तब तक हर्षिता जी से बात कीजिए, 1 मिनट। हर्षिता जी, हर्षिता जी, जी मेरी आवाज आ रही है? मैं एक दो बातें पहले क्लियर कर, हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। मैं पहले एक दो बातें क्लियर करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि इन्होंने यक्ष, गंधर्व और किन्नरी किन्नरों की जो बात की है ना, उत्तराखंड और हिमाचल के जब उनके जो लोग इतिहास में जाते हैं, या जो जिसको आप देवभूमि कहते हैं उत्तराखंड को, तो यक्ष, गंधर्व और जो किन्नरों की बात होती है, किन्नर जो है एक वहां की जनजाति है जो किन्नौरा जिले के आसपास मिलती है, जो मैंने S.R. हार्टोट की कहानियों में भी पढ़ा था, उनके आर्टिकल्स में भी पढ़ा था, प्लस वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। और किन्नर शब्द का इस्तेमाल जो है जिसको सो कॉल्ड हिजड़ा भी कहते रहे हैं, तो जब उनके लिए बातें हुई थी तो मधुर भंडारकर की फिल्में वहां पे बैन हो गई थी, क्योंकि किन्नर शब्द का इस्तेमाल वो नहीं चाहते हैं कि नॉर्मल जो थर्ड जेंडर कम्युनिटी है, जिसको आप हिजड़ा समाज कहते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाए। तो किन्नर शब्द मैं जितना पढ़ी हूँ रेशमा जी से, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ जो उन्होंने ये तोहमत लगाई है कि शोधार्थी पढ़ते नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं और मेहनत भी करते हैं। बुक प्रॉपर अगर मटेरियल उपलब्ध है तो वो डेफिनेटली पढ़ते हैं। और साहित्य को लेके जो बात इन्होंने कही है कि वो असंतुष्ट है, मैं भी उतना ही असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छी किताबें नहीं मिली हैं पढ़ने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है कि वो सारी जो जितनी भी थीसिस जाती है वो रद्दी होती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ सहमत हूँ, और क्योंकि मेरा क्षेत्र है तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, बाकी चीजें चलती रहती हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपने बोला कि ये गलत है ट्रांसजेंडर में सबको एक साथ रखना, तो मेरा बस एक सवाल है कि मुझे ये बताइए कि कोई लेस्बियन, गे या बाइसेक्सुअल है और कोई किन्नर बच्चा है, क्या परिवार में उन दोनों को इक्वल स्पेस मिलता है? बस मैं घर में बता दूं कि मैं लेस्बियन हूँ, क्या मेरे घर में वो एक्सेप्टेंस मुझे मिलेगी? या अगर कोई किन्नर बच्चा है तो क्या उसको उसी सहजता के साथ एक्सेप्ट कर लिया जाता है? मुझे बस ये मेरी एक टिप्पणी थी जो मुझे थोड़ा सा लगी आपसे अलग। बाकी आप अब सवाल कर सकती हैं। रेशमा जी, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? हाँ, एक्चुअली में क्या है, जो समझा जाता है कि ट्रांसजेंडर के पर डिस्क्रिमिनेशन हाई है और लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन सभी के लिए बराबर है। मतलब पहला शब्द जब कोई घर में भी एक्सेप्टेंस नहीं है, वो लड़के जैसा दिख रहे हैं इसलिए पैट्रियार्की उनके ऊपर नहीं है, औरत जैसा दिख रहे हैं तो उनको पैट्रियार्की जो प्रतिशतता है वो उसकी तरफ नहीं है। जिस दिन वो कह दें कि मैं गांडू हूं तो उसी दिन कह देंगे कि घर से भागो, यहाँ पे तुम्हारा घर नहीं है। मतलब वो बोले अगर लोकल लैंग्वेज में किस तरीके से लोग कहते हैं इसी तरीके के शब्दों का उपयोग करते हैं। बीइंग समलैंगिक कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हम समलैंगिक हैं, तो क्या घर वाले भी उसको ये करते हैं? कहते पहले शादी कराओ, इनका लेके चल करके पहले शादी कराएंगे तो सेक्सुअलिटी वैसे ही बदल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के इस सेक्सुअलिटी और जेंडर के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको अलग अलग करके मापने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं भाई किन्नर की बात है। किन्नर अगर बधाई मांगती हैं तो उनको मान्यता है, बहुत ज्यादा मान्यता है। वो अपने घर में नहीं है लेकिन सामाजिक मान्यता बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि लोग बुलाते हैं रिक्वेस्ट ऑन रिक्वेस्ट, और वो कहते हैं कि प्लीज गिव मी द ब्लेसिंग्स। और लिखने की बात पे तो जैसे आपने कहा किन्नौर के बारे में, उसका कहीं भी
मतलब यक्ष किन्नर और गंधर्व के ये से नहीं है। किन्नर शब्द ही किंतु नर, वो शब्द अलग अलग करके ये किया हुआ है कि किम और धन नर, तो किंतु जो म और न न दिखाई नहीं देता है, वो दोनों मिला करके डब आधा न हो जाता है, किन्नर हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कह दें कि मतलब मैं मान लूं, लेकिन आप खुद बताइए कि क्वालिटी लेवल पे अगर रिसर्चर कोई भी है, मतलब बहुत लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, डिग्रियां लेते हैं, लेकिन कब ऐसा आएगा कि उन रिसर्च का उपयोग हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हो जाएगा, या वो आइडियल तरीके से होगा कि मैं भी ऐसा लिखना चाहती हूँ, मैं भी ऐसा पढ़ना चाहती हूँ। नहीं होता है। सारे लोग ऑटोबायोग्राफी देते हैं, कोई और व्यक्ति आकर सवाल आपसे किया था रेशमा जी, जी मैंने इससे आपसे यही सवाल किया था कि ट्रांसजेंडर के ऊपर बहुत लोग लिखे हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर खुद अपने बारे में या अपने कम्युनिटी के बारे में, अपने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा है। उसका बहुत सारा कारण हो सकता है कि एजुकेशनली बहुत दूर तक वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्वालिफिकेशन जो ये हम लोग अभी देखते हैं समाज। जी जी बोलिए। इस पे ये कहना है कि वो एजुकेशन लेवल की बात नहीं है, उनका जो अभी जो किन्नर लोग शब्द कहते हैं, लेकिन मैं उसको हिजड़ा ट्रेडिशन मानती हूँ। और एक ट्रेडिशन है जिसमें मतलब सिर्फ लाइवलीहुड को लेकर के वो एक सिस्टम बन गया है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर अगर है कोई, तो डॉक्टर के विषयगत रूप से वो कितना लिख पाते हैं, वो नहीं लिखते हैं। कोई पीएचडीएन आता है, वो माइक्रोबायोलॉजी के लिए जाकर के लिखता है और उसी की किताब वो डॉक्टर पढ़ते हैं। या मतलब और भी जो केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ये करना है, तो वो उनके लोगों में से ना आकर के जो साइंटिस्ट होते हैं उससे ज्यादा कहीं प्रोफेसर्स लिखते हैं, या एजुकेशनिस्ट, अदर एजुकेशनिस्ट लिखते हैं। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी इसी तरीके का है, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उनके एजुकेशन की, तो उस पे सोचने की जरूरत है कि आप हर साल अगर पटना यूनिवर्सिटी अपने 4 से 5 रिसर्चर को भेजे कम्युनिटी के पास, तो क्या वो 4 से 5 कम्युनिटी को जोड़ नहीं पाएंगे? 4 से 5 कम्युनिटी को जोड़ नहीं पाएंगे कि वो पढ़ाएं और उनको कहें भाई कि हम आपको पढ़ने आई हैं, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप भी पढ़िए। ये बातें मतलब कोई नहीं कहता है। अपना काम हो गया, चलिए अब हो गया, रिसर्च हो गई, अब इससे आगे का कोई चीज ये नहीं करना है। मतलब कि आप कट गई थी, लगता है सुन पाई थी मेरी बात को? नहीं, मेरा थोड़ी देर के लिए छूट गया था। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे पटना यूनिवर्सिटी है, वहां से 5 स्टूडेंट रिसर्च के लिए निकले, अपने सामने देखते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास उन्होंने गए, क्वेश्चन किए, रीड किए, लिखा, लेकिन वो कभी वो ये नहीं कहते कि वो 5 ही लोग, सिर्फ 5 ही लोगों को लिटरेट कर दे। उनको फाइनेंशियल लिटरेसी, एजुकेशनल लिटरेसी है या एनी लिटरेसी अगर उसको अप्रूव कर दे, तो वो रिसर्च किया हुआ चीज अगर नहीं भी पढ़ा जाएगा, तो कम से कम वो 5 लोग पढ़ जाएंगे जिनके पास बार बार वो जा करके पूछते हैं, आप कैसे रहती हो, आपके पापा ने आपको कैसे भगाया, तो आपको कैसे कैसे भागना पड़ा, तो आपके जीवन में कैसा दर्द रहा। मतलब क्वेश्चन के वेरिएशन इस तरीके से होते हैं, लेकिन उस वेरिएशन में क्या है? दीपक जी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप थोड़ा रीड कीजिए। हाँ, पूछ रहे हाँ, किन्नर समुदाय का नौकरी व्यवसाय में कोई प्रतिनिधित्व दिखता है क्या? इस तरह के अवसर उपलब्ध है कहीं? अवसर तो कहीं नहीं है। अवसर तो जिस तरीके का अवसर बनाया जाता है, जैसे कि अगर महिलाओं के लिए अवसर का तलाश आज से नहीं, लगभग 1970 से तलाशा जाने लगा। 1970 से 70 से और 20 50 साल हो गया।
इन 50 सालों में क्या क्या काम वो कर सकती हैं। पहले तो सावित्रीबाई फूले ने 150 साल पहले उन्होंने हिस्ट्री को ये किया, तो हिस्ट्री बनाया कि वो एक टीचर बन करके आई थी। आज 70% टीचर महिलाएं होती हैं। लेकिन हमारे लिए आई हैव नॉट आइडेंटिफाइड कि हम कौन सा काम कर सकती हैं। हम आपकी तरह मतलब टीचर बन सकती हैं, हम आपकी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बन सकती हैं, हम आपकी तरह मतलब पुलिस बन सकती हैं। तो बिहार सरकार ने 35% रिजर्वेशन दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 33% रिजर्वेशन पंचायतों में दिया, लेकिन हम कहाँ हैं, हमारे लिए क्या है? तो उन्होंने तो अभी 2014 में तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम आई है, ना कि किसी सरकारों के ये से आई है, ना ही तो ये सरकार, ना ही तो वो सरकार। हम सरकारों का नाम लेना उचित नहीं मानती हैं, क्योंकि हमारे लिए किसी ने न्याय नहीं किया है। तो हम वंचितों में वंचित हैं, मतलब हमारा सिर्फ हम वंचित कह करके नहीं निकल सकती हैं। तो राजमोहन जी पूछ रहे हैं, रेशमा जी राजमोहन जी पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी कृति आ रही है? आ रही है, पता आ जाएगी तो पता चल जाएगा। मेरी कृति आ रही है, वो ऑटोबायोग्राफी नहीं होगा, एकदम नहीं। आई एम जस्ट नॉट टू बी कनेक्टेड विद ऑटोबायोग्राफी। ये एक क्रिएटिविटी है गलत से कि मैं कुछ करना चाह रही थी, वो धीरे धीरे अभी 2 साल में लग रहे हैं, अब पूरा हो सकेगा, हो सकता है कि हो जाए। तो अभी जैसे ट्रांसजेंडर्स के डिस्कोर्स जो है वो थोड़ा खुले मन से लोगों को सोचना होगा कि मतलब ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी क्या है, और जो डिफरेंट आइडेंटिटी है उस पे हम आइडेंटिटी के जो डिफरेंट क्लब्स हैं उसको तो हम रखेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन को अलग अलग आंक नहीं सकती है। नहीं तो हमारे लोगों में खुद डिस्क्रिमिनेशन के लेवल पे बहुत सारी डिस्कोर्स होती है। जैसे अगर कोई औरत है, उनका शरीर औरत का है, उसे मर्द जैसे रहना है, तो वो पैंट शर्ट पहन करके आएंगी और लिपस्टिक ना लगा करके हाथ में गच्छा पहनेंगी, अंगूठियां डाल करके मर्दों जैसे पहनेंगी। तो उस समय कोई नहीं कहेगा कि ये लड़की मतलब हम लोगों को जैसे लोग बोल देता है मौगा है, छक्का है, ये कैसा है, तो एक आदमी है तो ऐसा पहना। लेकिन उनको क्या बोलेगा, द स्मार्ट लेडी। कितनी स्मार्ट है फलाने के बेटिया कि भी कहा जाता है रेशमा जी, बहुत समय डेरोगेटरी तरीके से भी बोला जाता है, लेकिन नहीं, तो डेरोगेटरी तब होता है, 1 मिनट, डेरोगेटरी तब होता है जब उनके बाल थोड़े कट जाते हैं। अगर बाल वो नहीं कटवाएं तो बालों से उनका जो ये होता है, जो बालों के लिए हम अपने घरों में लड़ती हैं कि बाल बढ़ा लें, तो बाल बढ़ाए, इतना छोटा सा चूल जैसे यहाँ पे बढ़ा, तो काहे ने कटवा लेते हो, नाचे जाए के बा का, सीधे बोलते कि नाचे जाए के बा। तो क्या माय आइडेंटिटी विल जस्ट बी कनेक्ट विद द ओनली डांसिंग, only drama? No, my life is my life. It is not to be connected with the only single business. Yes. There are different gender roles which we have. Yeah. So then लोगों को सोचना होगा। मैं मतलब जब तक कुछ अच्छा मतलब पढ़ती लिखती, हमारे पास में एक किन्नर कथा संग्रह करके एक महिला साथी ने, अर्चना कोचर जी ने लिख करके दिया था कि मेरी किताबों को पढ़ करके उस पे दीजिए। उन्होंने उसमें दिया था कि हम देखते हैं कैसे किन्नर ट्रेनों में मारपीट करते हैं, पैसा लेते हैं और लाल बत्तियों पर वो तालियां बजाते हैं और पैसा लेते हैं, वो कुछ नकली किन्नर हैं। ऐसा लिखते हुए उनकी हाथ कांपते नहीं थे। उन्होंने पैसा देकर के या किसी तरीके से किताब को छपवा लिया हो, लेकिन क्या उनके हाथ नहीं कांपे नकली किन्नर शब्द का उपयोग करते हुए? इतनी बड़ी किताब वो कीर्ति जिंदगी नहीं, बरसों बरसों के लिए वो रह जाएगी। नकली और असली का शब्द लगाने के लिए, नकली असली नहीं, वो तो इलिटरेट पर्सन है। लोग आपस में अगर कोई कम्युनिटी के लोग लड़ते हैं कि नहीं भाई उनके पास पीनस है तो वो नकली है, जिनके पास पीनस नहीं है, जिन्होंने कैस्ट्रेशन कर लिया है, वो असली है। तो असली नकली का कोई भाव नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी अगर किसी ने डिस्क्लोज किया है, बहुत मेहनत से अपने आप को सामने लेकर के आए हैं
कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, मैं गे हूँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैं हिजड़ा हूँ, मैं अरावणी हूँ, मैं मतलब डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट नेम पूरे विश्व में 2000 से ज्यादा भाषाओं बोलियों को समाहित है। तो वो अलग अलग तरीके से नाम लिए जाते हैं। ये हमारे यहाँ जो डिस्कोर्स, जैसे जो आइडेंटिटी पे आंदोलन करते हुए डिस्कोर्स जो चला, तो वो मतलब इंडिया में जो आजादी के टाइम में जितनी भी जगहों पर डांस होता था, जो एक प्रतिसत्ता व्यवस्था में जो नाचना गाना और ये होता था, तो वहां पे बहुत से आजादी के लड़ने वाले लोग जाकर के उनके पास रहते थे, अपने आप को छुपने के लिए जाते थे उनके घरों में। जो कहानियां सिर्फ पटना साहिब के बारे में लिखी जाती है कि पटना साहिब में एक मतलब तबायफ का घराना था जो सहयोग करती थी। अरुण भैया के किताब को मैं पढ़ी हूँ, उस तरीके से ट्रांसजेंडर भी सहयोग करती थी और उन आजादी के दीवानों को उन जगह देती थी घरों में। लेकिन इस चीज को कोटेड नहीं किया गया, इसलिए नहीं कोटेड किया गया कि वो अगर कोई कहेगा, कोई आजादी का दीवाना परवाना, मैं एक हिजड़े की यहाँ रात बिताए, तो उनके लिए खुद उनको मतलब खराब लगेगा कि मैं कैसे लिखूं कि मैंने उनका सहयोग लिया, किसी ट्रांसजेंडर का सहयोग लिया। तो ये चीजों को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसी के नाते बहुत लेखनी में भी नहीं आता है कि नहीं भाई इनका कहाँ पे महत्व रहा है, किन्होंने सहयोग लिया है। नहीं तो लोग फेसबुक पर लिख देते हैं, एक फोटो लगा करके एक टॉफी अगर कोई देता है कि आज हमको इस मामले में हमको टॉफी दिया गया, लेकिन अगर ट्रांसजेंडर अपना घर द्वार दरवाजा सब कुछ दे दें, कोई कभी लिख नहीं सकता है कि उन्होंने हमें सहयोग किया है। एकदम इसलिए रेशमा जी, अभी सबॉल्टन से हिस्ट्री को दूसरी तरफ से ग्रासरूट लेवल पे देखने की बात हो रही है कि हिस्ट्री को हम लोग जो राजा महाराजाओं के एंगल से देखते हैं, अब जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी हिस्ट्री को देखना समझना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा, वही तो मैं बात कह रही हूँ ना कि अभी जैसे आपके पटना में लौंडा डांसिंग को लेकर के कोई व्यक्ति मतलब बड़े बड़े मंचों पर जाकर के कहता है लौंडा डांसर, लेकिन क्या एक आम लौंडा डांसर जो व्यक्ति है, जिसकी फेमिनिटी है बॉडी में, जिसका शरीर है, जिसकी पहचान है, वो क्या जाकर के कह सकते हैं कि आई एम अ लौंडा डांसर एंड आई एम परफॉर्मिंग द वन डिफरेंट टाइप ऑफ डांसिंग? इट इज नॉट पॉसिबल। कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका फिजिकल एक्सटॉर्शन बहुत होता है कि अगर लगन में नाचने गई तो उनके जो स्तन के पार्ट होते हैं यहाँ पे पूरे काटे छीले रहते हैं। शुरुआत तो वहीं से हो जाता है कि सोसाइटी में इस तरीके से चीजों को रखा जाता है, जो पैट्रियार्की जो है, प्रतिसत्ता जो है, वो इसी को पकड़ करके रखती है। जी जी हाँ, हर्षिता जी आप जी हर्षिता जी, आपने जो अभी आप जो अपना पीएचडी का टॉपिक है उस पे कुछ बात कीजिए कि आप अभी जो इन पे काम किए हैं, तो आपका क्या इस पे अंडरस्टैंडिंग है? मैं अभी तो काम करना मैंने शुरू ही किया था, अभी तो मैं मटेरियल ही जुटा रही थी और काम करना शुरू ही हुआ था कि ये सारा कुछ बंद हो गया। हाँ, फर्स्ट चैप्टर को लेके मैं कुछ काम कर रही थी, हिस्ट्री और बाकी चीजों को, क्योंकि एमफिल के दौरान मैं एक नॉवल पर सिमट गई थी और पीएचडी के दौरान मैं थोड़ा ब्रॉड काम करना चाहती थी। उसके अलावा जो एक इन्होंने कहा कि लिटरेचर को लेके जो तकलीफ है, मैं जब पहले भी कभी लाइव रही हूँ तो मैंने अपनी ये बात बोली है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर बातचीत से या एक
उस पे मोनोपोली जता देने से जिस तरीके का लेखन डिस्कोर्स को लेके जो तकलीफ है कि वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, उसको मैं भी एक बहस के तौर पे ही ले रही हूँ। मैंने बहुत बार बोली ये बात कि इसको मैं विमर्श के तौर पे या डिस्कोर्स के तौर पे अभी भी लेने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है, इन्होंने खुद, या तो हमने उनको मौका नहीं दिया है, या तो वो उतना कैपेबल नहीं हो पाए हैं कि वो अपनी बात लिख सकें या कह सकें। बात करने के दौरान भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सवाल पूछते हैं, कई बार अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर जो उनको कनेक्ट करना है मेन स्ट्रीम से, मेन समाज से, मुख्य जगह से, वो चीज अभी नहीं हो पाई है। वो लैक जो है, वो गैप जो है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है, और उस गैप को लेके ही मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ कि किस तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं, और किस तरीके से वो सहजता, जैसे मैं बताऊं, मैं एग्जांपल दूंगी कि जो रेशमा जी कह रही है वो कहाँ तकलीफ दे है। जैसे हम जब उनके घर पे जब हम विजिट किए हैं, कभी अकेले किया है या 2 लोगों के साथ में किया है, जब पहली बार मैंने विजिट किया था और मुझे चाय ऑफर हुई थी, मैं ऑनेस्टली बोलूंगी कि मेरे को हेजिटेशन हुई थी, पीना चाहिए वो चाय, नहीं पीना चाहिए, मैं सच में बोलूंगी। वो एक जो डर था कनेक्ट होने का, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब अकेले मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, वो डर मैं बताऊंगी, और मैं सीरियसली बोल रही हूँ। तो जब मैं मिलना शुरू की, शुरुआत के बाद जब मैं लगी और मिलना शुरू की, सबसे पहले मैंने शुरुआत पब्लिक प्लेस में की, कि जो लोग असली और नकली को लेके भी बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि दिल्ली जैसी जगहों पे बहुत दिक्कतें हैं, तो शुरुआत मैंने वहीं से की। और बातचीत के क्रम में तो मुझे 2 चीजें निकल के आई, एक तो कि वो पढ़ना चाहते हैं, और एक तो कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों का था कि हाँ, बेसिक एजुकेशन को लेके, जो मेरा भी मानना है कि पहले तो बेसिक एजुकेशन पे काम करो, उनको एजुकेशन से जोड़ने का, कि वो कम से कम अपने, उनके क्या राइट है उनको पता होने चाहिए, या उसके बाद आगे चल के उस राइट्स में जो कमियां हैं उनके साथ कैसे वो लड़ सकते हैं, कैसे वो खड़े हो सकते हैं। तो जो ये है ना कि हमने नहीं किया है, मैं इस चीज को मानती हूँ कि हाँ, हमारी साइड से वो चीजें उतना नहीं गई हैं जितना जानी चाहिए, ये सच बात है कि उतना हमने कनेक्ट नहीं किया। दूसरी बात कि मैं पिछली बार जब मैं लाइव थी, मैंने तब भी यही बात बोली थी कि चाहे वो मुगल काल हो, चाहे वो महाभारत का टाइम हो, चाहे वो अंग्रेजों का टाइम हो, हमने कहीं ना कहीं उस समुदाय का इस्तेमाल किया है। हमने उनको वापस उठा के नहीं ऐसे रख लिया है कि हाँ, मतलब वो है, एग्जिस्ट करते हैं। मैं सिंपैथी के बेस पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, मुझे नहीं दिखानी उस समाज को सिंपैथी जो डिजर्व करता है अच्छी चीजें, अच्छी लाइफ। मैंने पहले भी बोली थी और अभी भी बोलती हूँ कि जब वो बोलते हैं कि हमें नहीं जुड़ना है, तो हम वहीं पे उस चीजों को कट कर देते हैं कि नहीं जुड़ना है, वो शायद जुड़ना नहीं चाहते। उसका अगला सवाल जो ये होता है कि क्यों नहीं जुड़ना चाहते, हम शायद उस सवाल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जो लिटरेचर जो अभी लिखा जा रहा है हिंदी में, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लिख रहे हैं लोग, वो उनपे एहसान कर रहे हैं कि हमने काम किया है आप पे, आपको आना चाहिए। आप क्यों आना चाहिए, मुझे ये सवाल को कोई नहीं पूछता है। और जब इन्होंने, रेशमा मैम ने कहा कि जो शोधार्थी हैं रद्दी जुटा रहे हैं, मैं बोलूं तो बात है कि मैं कम से कम 20 ऐसे शोधार्थियों को जानती हूँ जो लोग चाहते हैं कि किताबें भी उनको ना खरीदनी पड़े, उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना जाना पड़े, उनको लिखना नहीं पड़े, उनको पका पका। इवन जब मैं सिनॉप्सिस बना रही थी, तब भी बहुत बार लोगों ने कहा कि आप अपनी सिनॉप्सिस भेज दीजिए, हम उसके पैटर्न में बना लेंगे। तो जो रेशमा मैम कह रही है ना कि वो एक तरीके का पका पका माल जुटाने की, मैं उस चीज से एग्री करती हूँ, और बिल्कुल करती हूँ एग्री, क्योंकि ये ऐसी कम्युनिटी है, ये दलित विमर्श नहीं है, ये विमर्श नहीं है। और यहाँ पे तो स्वानुभूति और सहानुभूति के क्वेश्चन उठते हैं कि सिंपैथी दिखाना है या उनके साथ खड़े होकर काम करना है। तो मुझे लगता है कि सिंपैथी दिखाना बहुत बड़ी बेवकूफी है, कहीं ना कहीं आप उनको पीछे धकेल रहे हो। आप उनको मंचों पे बुला के शॉल ओढ़ा के सम्मान तो बढ़ा देते हो, लेकिन वो आइडेंटिटी जो नॉर्मल एक रेडी पटरी वाले में भी उनको नॉर्मल बात होनी चाहिए, नॉर्मल स्वीकार्यता होनी चाहिए, एक हिचक नहीं होनी चाहिए, एक हेट नहीं होनी चाहिए, वो डेवलप करने में हम नाकाम रहे हैं। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और जो अभी जजमेंट आया है इस चीज को लेके कि कैसे सबको एक जगह, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है। जब भी आप सेक्सुअल आइडेंटिटी के बेस पे खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं सबकी तकलीफें एक हो जाती है।
अब वो कहीं अलग नहीं है। जब वो सोशल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं सभी चीजें तकलीफें एक होती है, लेकिन उनकी स्वीकार्यता जो अलग 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 जाती है, जो बोलते हैं जेंडर और सेक्स को लेके जो समझ होनी चाहिए, वो हमारे आम जनमानस में अभी नहीं है। उनको लगता है कि स्त्री पुरुष के इतर जितनी चीजें उनको आप आराम से कर सकते हो, और यही समस्या शोधार्थियों के साथ भी है कि वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और उनको लगता है कि 2-4 सेमिनार अटेंड कर लिया, 2-4 लेखकों के साथ बातचीत कर ली तो वो हो गया शोध। वैसा नहीं होता है। मैं बार बार कहती हूँ कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप अपने डर के जोन से बाहर निकलिए, आप कनेक्ट करिए। मैंने आपको अपना डर बताया, और उसके बाद जब मैं जितना भी लोगों से मिली हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगा, मुझे कभी हिचक नहीं हुई। कि जब भी मैं उनसे मिली हूँ, मैं बहुत नॉर्मल तरीके से मिली हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगा है। हाँ, पहली बार मुझे जो जितने मेरे पहले के टैबूज थे उनका टूटना जरूरी था। और अभी भी इन लोगों में यही टैबूज है कि मेरी एक जान पहचान की है जो इस पे काम कर रही है, और उन्होंने ये कहा कि मुझे लोग कहते हैं कि अगर तुम हिजड़ों पे काम करोगी तो तुम भी हिजड़ा हो जाओगी। आवाज सही से तो नहीं ये आ रही है बहुत क्या? आवाज ठीक आ नॉर्मल। रही है सभी को? मुझे लगता है आनी चाहिए। आ रही है क्या आवाज? हाँ आ रही है, जी जी बोलते जी जी, जाइए, आ रही। कंटिन्यू। जी दिव्या जी को। तो जी मैं वही कह रही थी कि जो मैं एक स्कॉलर के हैसियत से पहले बात करूंगी, फिर एक सोशल पर्सन के तरीके से बाद में बात करूंगी। तो अभी भी जितना लोग काम कर रहे हैं, जान पहचान के लिए भी बोलूं मैं तो, और दूसरी बात जो लेखकों की हैसियत से भी मैं उनके बिहाफ में भी बोलूं, तो कई लोगों की कहानियां मैंने ऐसी पढ़ी है जिनको सेक्सुअलिटी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, उस चीज से वो निकल नहीं पाते हैं। और ये हिंदी की सबसे बड़ी समस्या है कि वो हर चीज को सेक्सुअलिटी की नजर से देख के कहीं ना कहीं उसके आधार पे ही लिखते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। और रिसर्च में जब आप चैप्टराइजेशन करते हैं तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना होता है कि जो चीजें लिखी गई हैं और जो रियलिटी है उनको अंतर करना पड़ेगा, और उस मेंटलिटी को समझना पड़ेगा। तो मुझे कुछ चीजें, कुछ बिल्कुल दिक्कतें हर्षिता जी। आई हैं। जी 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 जी, ये आप जरूरी बात बताई हर्षिता जी की रिसर्च में क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है हम लोगों को फेस करना पड़ता है, जो कि उस कम्युनिटी से नहीं है, लेकिन उसमें भी एक दोनों तरफ से जो एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसका थोड़ा गैप नजर आता है। और इसके बहुत सारे डिस्कॉर्स हैं कि किस तरह से चीजों को देखना चाहिए। ट्रांसजेंडर स्टडीज को लेकर के भी कई डिस्कॉर्स हैं, इस पे हम लोग बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो जो क्वेश्चंस है अर्षिता जी और रेशमा जी, हम कुछ अभी कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेकर के वो हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि लाइफ और लाइवलीहुड जो ट्रांसजेंडर्स के हैं ये टाइम कोरोना के समय में, उसके बारे में कुछ बात कीजिए कि किस तरह से ये प्रभावित किया है, हाउ कोविड अफेक्टेड इट। रेशमा जी। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। मतलब कोविड के टाइम में तो बहुत मुश्किल हुई है, क्योंकि जो भी उनके काम थे, जो ट्रेडिशनल बिहेवियर हो या सेक्स वर्क हो या ट्रेनों में पैसे मांगना हो, या कोई ट्रांसमैन साथी हैं, वो कहीं नौकरी करते हैं छोटी मोटी और उन्हें घर वापस जाना है पड़ा, तो इन सब चीजों में बहुत मुश्किल हुआ है, बहुत कम्युनिटी को बहुत मुश्किल हुआ है। एक तो पहली बात, सरकार ने सबको राशन दिया, सबको पैसा दिया, वो पहुंचा नहीं पहुंचा उस पे नहीं मैं जाऊंगी, क्योंकि वो राजनीतिक हो सकता है। लेकिन हमारे लिए ऑर्डर्स भी नहीं निकले। उसके लिए हमारी एक साथी हैं जिनका नाम है बीरा यादव, मैं गौरव से नाम लेती हूँ, और वो MSW हैं। उन्होंने इस केस को लड़ा और गवर्नमेंट को ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया कि उनको बिना किसी कागजात के उनको राशन दिए जाए। लेकिन अभी तक राशन के लिए ऑर्डर होने के बाद भी राशन नहीं मिला। तो ये तो हो गई। लेकिन पटना में जैसा हमारे सामाजिक साथी हैं और लोग हैं, उन्होंने थोड़ा सहयोग किया, तो यहाँ के लिए ये स्थितियां नहीं। लेकिन और बिहार के राज्य में जो जिले हैं
बिहार और मतलब किशनगंज हो गया, मोतिहारी हो गया, या कैमूर हो गया, या तो कोई भी सहयोग नहीं हो पाया है ट्रांसजेंडर साथियों का। और ट्रांसजेंडर साथियों में सिर्फ मतलब लोगों ने देखा तो जो लोग बधाई करते हैं और या कोई ग्रुप्स में रहते हैं, उन्हीं लोगों की तरफ लोगों ने देखा। जो लोग इंडिविजुअल रहते हैं उनमें कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। 6 मामले तो आपके बिहार में है जो लोगों ने सुसाइड किया, जिस पर मैं बहुत बात की, लोगों को लिखी भी, सरकारी प्रतिनिधियों को, सामाजिक प्रतिनिधियों को। तो मुश्किलात तो उनके साथ बहुत है, अभी के टाइम में अभी भी मौजूद है। ये भी ऐसा नहीं है कि आपका लॉकडाउन खुल गया तो उनका खुल गया। कुछ एक जगहों पर लोग जा भी रही हैं तो लोग पैंडेमिक का बात कह करके ये करते हैं। मैं बताती हूँ, मेरी एक साथी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग दिल्ली में कोर्स करती थी, उन्होंने सर्जरी कर लिया और सर्जरी करने के बाद जब वो घर पे आई तो घर वालों में बाबा ने कह दिया कि मेरे साथ बच्चा मेरा रहेगा, दादी ने कह दिया, मम्मा ने कह दिया, पापा ने कहा कि नहीं रहेंगे। तो क्यों नहीं रहेंगे? तो गांव वाले सब लोग इकट्ठा होकर के उनको बोले कि ये गांव में छक्का नहीं रहेगा। तो ये वर्ड्स कितना बड़ा ये है कि ये गांव में छक्का नहीं रहेगा। उसी गांव में तो वो पैदा हुई थी और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइन में कोर्स करके और उन्होंने अपनी बॉडी को भी चेंज किया और वहां पे ये और नालंदा के एक छोटे से गांव में जाती है। तो वहां पे इतनी मुश्किल आती है। तो सोच लीजिए कि कितनी सोसाइटी मतलब ये है कि देखती है कम्युनिटी ग्रुप में नाचते गाते तो उनको समझ लेती है, लेकिन अपने आसपास अपने घर में नहीं देखना चाहती। आप पटना में देख लीजिए, आप स्लम बस्तियों में सिर्फ ट्रांसजेंडर को देखिएगा, हिजड़ा या किन्नर या जो भी कोई है, स्लम बस्तियों के अलावा नहीं कहीं दिखती। पतली सकरी गलियों में, ऐसे जगहों पे जहां पे ये होता है। तो ये बहुत ही मुद्दा है कि उनको रहने के लिए कोई किराए की जगह नहीं देता है। सरकारों को सोचना चाहिए कि उनको किस तरीके से ये करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हमारी साथी हैं, उन्होंने मतलब जहां पत्रकार रहते हैं, जहां सरकार ने जिनको जमीन दी है, पत्रकारों को, कवियों को, रिसर्चर्स को जमीन दी है उन्होंने रहने के लिए, वहां पे ट्रांसजेंडर्स को बसाया है। तो बड़ा ही ये लगता है कि कुछ एक राज्य इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और कुछ एक राज्य और मतलब सरकारी जो सिस्टम है वो नहीं काम कर रहा है। तो आज भी 2014 के बाद भी 6 साल बीत गए, लेकिन अभी भी वही मुश्किल मौजूद है। तो क्यों हम कैसे मतलब कौन सा वातावरण परिवर्तन कर पाएंगी कि उनको रोजगार, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवारों में स्वीकार्यता बहुत मतलब कानून तो बहुत बन जाते हैं। बलात्कार के कानून बने निर्भया कांड के बाद और भी मजबूत हुआ, लेकिन क्या बलात्कार रुक गए? तो वो सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। हम संवेदना की बात नहीं करती हैं कि मीना मैम बोल रही थी कि संवेदना आधारित मतलब ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम संवेदना की बात ही नहीं कर रही हैं। आप हमारा राइट दीजिए, राइट कि मेरा जीने का राइट, मेरा खाने का राइट, मेरा रहने का राइट, मेरा स्वास्थ्य का ये राइट, हमारा शिक्षा का राइट, जो भी हमारा ये है उसको आप ये कीजिए कि मेरे घर में मैं जो हूँ वहीं पे मुझे ये ना, मेरे घर वाले ऐसा ना सोचे कि नहीं भाई वो उन्होंने ट्रांसजेंडर होके सामने आई तो उनका सब चीज खत्म हो गया, उनका घर खत्म हो गया, उनका सारी चीजें खत्म हो गई। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो उसमें कहा गया कि बेटियों को मतलब 2005 के पहले जो उनके बाप भी मरे हुए हैं तो उन बेटियों को जगह मिले, लेकिन ट्रांसजेंडर होने के बाद हमारे साथियों में चर्चा होती है कि अब तो हमारा हिस्सा उस्सा तक खत्म हो गई, मतलब हमारा हिस्सा खत्म हो गया, अब हमारा ये हो करके आगे तो सब लोग कहेगा कि बाल बच्चा है ये नहीं होगा और शादी ब्याह के लिए कोई ये ही नहीं है, तो उनका सब खत्म हो गया। क्यों मैं प्यार नहीं कर सकती हूँ, मेरा पार्टनर नहीं रह सकता है, मेरी जिंदगी नहीं एक अच्छी हो सकती है।
तो वो एक राइट है कि मैं एक औरत हूं। अब वो औरत डिफरेंट है कि मेरे पास वेजाइना नहीं है, मेरे पास स्तन नहीं है, तो क्या मैं प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं एक औरत की जिंदगी नहीं जी सकती हूँ? तो उसको समझने की जरूरत है कि ये डिस्क्लोजर किस बेस पे हो रहा है, कि अगर कोई पुरुष पुरुष प्यार कर रहा है तो लोगों को क्यों दर्द हो रहा है, या कोई पुरुष महिला पुरुष ट्रांसजेंडर प्यार कर रहे हैं, या ट्रांसजेंडर और महिला और ट्रांसजेंडर प्यार कर रहे हैं, या महिला महिला प्यार कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पे बता दे कि कौन से कानून में उनको प्यार करने के लिए छूट मिली हुई है। मतलब कि कोई भी ऐसा राज्य हो, हाँ तमिलनाडु राज्य है, वहां पे भी मिला है, केरला भी मिला है, लेकिन मॉडल स्टेट अभी छत्तीसगढ़ ही है अभी के दौर में। अभी एक कमेंट आया उसे मैं बोल रही थी। तो अभी रेशमा जी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी आपसे, एक बस छोटा सा सवाल इसी में जो आप बोल रही हैं उसमें पूछना चाहूंगी कि आपने बोला कि प्यार करने का अधिकार हम लोगों को है कि नहीं, तो मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत एक तो पूरी कम्युनिटी ही बहुत मेन स्ट्रीम से अलग है, हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बस यही कि किसी का शादी हुआ, किसी बच्चे पैदा हुए तो वो लोग आएंगे, बस इतना ही कनेक्टिविटी है मेन स्ट्रीम सोसाइटी का ट्रांसजेंडर और हिजरा कम्युनिटी के से। हम ये जानना चाहेंगे रेशमा जी कि प्यार, सेक्स और इन चीजों को लेकर के क्या कम्युनिटी के बीच में है कि हाउ दे आर इन लव, और उसमें क्या चीजें उनको परेशानियां फेस करनी पड़ती है, जैसे आपने बोला कि क्या हम लोग प्यार में नहीं हो सकते हैं, वेदर वी हैव जेनाइटल वेजाइना हो या पीनस हो या नहीं। जी, एवरीवन वांट्स द लव and everyone going in the love, wants the love and going in the love। मतलब वो अपने परिवार अपने प्यार के लिए अपना जिंदगी का जो भी कमाया हुआ धन होता है उस प्यार पर लुटा देते हैं, मतलब जिंदगी का कमाया हुआ। लेकिन और हमारी तरफ से तो आपकी आवाज आ रही है, आप ही की तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ मेरी प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइए रेशमा जी। तो अपनी जिंदगी का सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी उनको प्यार नहीं मिलता है, तो कहते हैं कि अगर जैसे मेरा बॉयफ्रेंड रहा तो वो कहा कि नहीं भाई औरत के साथ रहेंगे तो समाज कहेगा कि औरत के साथ, अभी हम हिजड़े के साथ रहेंगे, ट्रांसजेंडर के साथ में रहेंगे, दुनिया क्या कहेगी कि हिजड़े के साथ में रहते हैं। तो वो अपनी इस सेक्सुअल और जो आइडेंटिटी और रिश्ते हैं उसको भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं। जो लोग डिस्क्लोज भी करते हैं उनके साथ बहुत हाई डिस्क्रिमिनेशन है, कि उनको अगर घर के बगल में 7 घर है तो सत्यनारायण भगवान के कथा होता है तो सब लोग सबको बुला देगा, लेकिन कोई ट्रांसजेंडर कपल होगा तो उसको कोई बुलाएगा, कहेगा कि हाय दादा हिजड़ा उजड़ा को बुलाया जाएगा। हम तो अपने सामाजिक मित्रों को बताती हूँ, इस पटना में रह करके लोग अपने बेटा बेटी सबका शादी ब्याह करता है, लोग अपना सारा ये करता है, हमारा बहुत ही अच्छा प्यार बातचीत सब कुछ रहता है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि जो सोशल इंक्लूजन का जो ये सबसे बड़ा पार्ट है वहां पे कभी बुलाया हो। वहां पे ढोले लेकर के लोग जाता है, मतलब कि ऐसे प्रेम से नहीं जाता है कि आपके यहाँ ब्याह हुआ था, हम अगर जानती हैं कि दिव्या जी मुझे जानती हैं तो मुझको बुलाएंगी नहीं, तो बुलाएंगी नहीं, कोई पूछेंगी नहीं, कहेंगी कि आपका जो सिस्टम है वही से आइएगा, तो वही से जाना है तो वही से जा रहे हैं। ठीक है। एक स्मिता पाटिल एक क्वेश्चन की है स्मिता जी, वो व्हाई मेनी ट्रांसजेंडर हु गॉट अ गवर्नमेंट जॉब इन केरला गवर्नमेंट एंड बंगाल गवर्नमेंट आर लिविंग दोज जॉब, प्लीज रिफ्लेक्ट ऑन दिस इशू। मतलब वो हर्षिता जी या रेशमा जी कुछ इस पे रखना चाहे। Yes, I'm just be giving the answer. Actually, it is a very problematic that the parallel economic system that says that when I'm just going for the dance, I have found 1500 rupees, जिसमें मेरा मेकअप हो जाता है, मेरा ब्रेसियर का पैसा मिल जाता है, मेरा अच्छा सा लहंगा पहनने का पैसा मिल जाता है, तो उसको पहन करके मैं जाती, नाच गा के आती, किसी से प्यार से बात भी हो जाता है, दो रिश्ते भी हो जाते हैं। तो ये सारी मतलब बातें होती हैं। लेकिन अगर कोई मेट्रो में काम करने के लिए कोई जाता है, जाती हैं या जाता है, तो वो उन साथियों को
उनको घर नहीं मिलता है रहने के लिए, उनको किराए भी दुगुना चौगुना देना पड़ता है, तो उसका भी कीमत उसको देना है। तो सबसे पहले लोगों को सोचना होगा कि अगर हम किसी को जॉब दे रहे हैं तो उनका रिक्वायर्ड क्या है, और अभी के टाइम में जो पैरेलल सिस्टम है उसमें जो इकोनॉमिकल बेस है कि अगर कोई एक मजदूर है कितना पैसा कमाएगा, और मजदूर को बेसिक खर्च के आधार पर क्या रहेगा, और बेसिक खर्च के अलावा अगर ये जो ट्रेडिशन है उसमें अगर वो घुस जाते हैं तो उस बेसिक खर्च और ट्रेडिशन जो अपना बॉडी पे खर्च है वो सारी चीजों का पैसा मिल जाएगा। 5 लाख रुपए मुझे लगेगा, मैं वेजाइना अगर मैं बनवाती हूँ, मतलब मैं वेजाइना कंस्ट्रक्ट करती हूँ तो मुझे 5 लाख रुपए लगेगा। मैं अगर 15,000 रुपया का काम करती हूँ तो मैं जिंदगी भर में मर जाऊंगी, लेकिन 5 लाख रुपया का वेजाइना नहीं बनवाऊंगी कि मैं किसी से प्यार कर पाऊं और किसी के साथ रिलेशन में रह पाऊं। तो हमें तो पैसे की जरूरत है कि हम एक औरत पूरी औरत बन पाए। मैं अधूरी औरत मैं पूरी कब हो पाऊंगी, जब मुझे उसी सिस्टम से देखा जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अपने आप को कभी सोच पाए कि हम उस सीमा तक पहुंच पाए और वो मुख्य धारा की जो रास्ते हैं उसको हम ये कर लें। तो ये जो मुश्किल है इसको बहुत ही नजदीक से देखना पड़ेगा। बस वो नहीं देखना होगा कि बस एक ही चश्मा से। जी जी कुछ लोग कह रहे हैं कि ओनली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट विल हेल्प एंड द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड जॉब। मतलब आपको लगता है कि बस इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट से हो जाएगा? वेदर सोशल एक्सेप्टेंस इज आल्सो आई थिंक इम्पोर्टेंट। नहीं, सबसे पहला बात है कि आप रिजर्वेशन दे दीजिए, और रिजर्वेशन दे दीजिएगा तो आपको आइडियल डेवलप होगा। आइडियल मतलब कि एक आदर्श, कि एक ट्रांसजेंडर ने रिजर्वेशन का लाभ पाया तो वो बैंक मैनेजर हैं, वो आईएएस हैं, वो टीचर हैं, और वो इंजीनियर हैं, वो अच्छी जगहों पर हैं, तो वो एक आदर्शवादिता डेवलप होगी। जैसे कि पहले आपने देखा होगा डिसेबल लोग, जो दिव्यांग लोग थे, वो आपको 10 साल पहले आप याद कीजिए, बहुत भारी संख्या में वो लोग बेगिंग करने आते थे। लेकिन अभी आप देखती होंगी तो वो स्थितियां नहीं है, जबकि पॉपुलेशन बढ़ा ही है इन 10-20 सालों में। तो रिजर्वेशन को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हुआ और उसका लाभ हो उनके आइडियलिज्म पर हुआ। मतलब कि बहुत सारे डिसेबल लोग हुए, उनके घर में उनको जान से मार दिया गया कि इसको खर्चा करना पड़ेगा और इसको जिंदगी भर ढोना पड़ेगा। और जिस दिन वो किसी बैंक में काम करने लगी या किसी जगह पर काम करने लगे वो, तो उसी दिन के बाद उनको परिवार में स्वीकार्यता मिल गई कि भाई ऐसा भी व्यक्ति रह सकते हैं। तो जिस तरीके से सोशल एक्सेप्टेंस के लिए एक मजबूत सीढ़ी देनी पड़ेगी, उसके बाद इन्वायरमेंट बढ़ेगा, वातावरण परिवर्तन होगा, और वातावरण के बाद तब ब्रॉडरली वो खुद लड़ेंगे कि भाई एक आईएएस का अगर सीट ट्रांसजेंडर के लिए अगर आता है रिजर्व होकर के, तो कम से कम 1000 ट्रांसजेंडर तो लड़ने के लिए तैयार होंगे कि हमको भी ये सीटवा मिल जाए, हम बनेंगे आईएएस, हम बनेंगे इंजीनियर। जिस तरीके से 35% रिजर्वेशन बिहार सरकार ने दिया, तो 35% रिजर्वेशन देने के बाद पुलिस में 58% महिलाएं एप्लीकेशन दी, मतलब फॉर्म डाल दी। बस पुरुषों से ज्यादा एप्लीकेशन पड़ा, और वो लोग डंडा पुलिस या बंदूक लेकर के लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो वो सिर्फ यही हुआ कि उनको स्पेस दिया गया, सामाजिक स्वीकार्यता। इसी तरीके से जो रेगुलर स्कीम और सिस्टम में उनको कैसे फिट किया जा सकता है, कहाँ फिट किया जा सकता है, इसकी स्टडी करके लेकर के जाने की जरूरत है। नहीं तो बस सब कुछ लिखते लखाते पढ़ते पढ़ाते और सरकार की कुछ योजनाएं आएंगी, प्रोजेक्ट में पैसा खत्म होगा, लेकिन कुछ भी नहीं, नथिंग टू बी, कुछ भी नहीं होगा। हर्षिता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? हर्षिता जी, ऐड करेंगी? देखिए जी, एक क्वेश्चन, आपकी कविता भी सुननी है इसमें। जी हर्षिता जी, आप बताएं।
गवर्नमेंट जो प्लान ला रही है, गवर्नमेंट का प्लान लाने के अलावा मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसको आप इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है सारे रूल्स को, सारे सिस्टम को, और उनको लाता है, ब्रिज बनता है गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में, वो एजुकेशन को लेके और जो सामाजिक स्वीकार्यता है उसको लेके जो एक हेल्दी जो मेंटेलिटी होती है वो बनाना जरूरी है। जब तक आप ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में उनको रख देने से, जैसे मैंने पढ़ा था कि कोची मेट्रो में 23 ट्रांसजेंडर थर्ड कम्युनिटी को लोगों को दिया गया था जॉब, लेकिन बाद में उन्होंने जॉब छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे मानवी बंदोपाध्याय ने जॉब छोड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया कि मुझे नहीं करना है काम। उनके जो कोलीग्स थे उनको परेशान कर रहे थे, और जो कोची मेट्रो में जो काम कर रहे थे लोग, उनके साथ छेड़छाड़ हो रही थी, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। तो जॉब दे देना इज नॉट अ बिग डील। बिग डील ये है कि जॉब देने के साथ उनकी सिक्योरिटी, उनकी मेंटली उनको स्ट्रांग रहने के लिए, उनको बने रहने के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर की जो जरूरत है ना, वो सबसे पहले मुहैया कराई जाए कि नहीं, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप सेफ हैं। मैंने मोस्टली देखा क्यों वो रोजगार से भागते हैं, वो काम करने से भागते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अभी भी उस सेक्सुअलिटी की नजर से ही देखा जाता है। जब भी समुदाय के लोग जब भी पब्लिक प्लेस में दिखते हैं, सबसे पहला, चाहे वो ट्रेनों में दिखे, बसों में दिखे, पब्लिक प्लेस में दिखे, मेले में दिखे, मंदिर में दिखे, सबसे पहला जो दिमाग में फ्रेमवर्क बनता है वो यही होता है कि अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, आप जाके देखिए, ये तो देह व्यापार में लिखा है, ये तो मतलब एक तरीके का सेक्सुअलिटी का जो इल्जाम है वो हटता नहीं है, वो कितना भी अच्छे हो। जैसे मैंने दूसरे स्टेट में भी देखा है, आपने बोला को सुना हुआ, छत्तीसगढ़ में रवीना जी हैं, उनको भी सुना हुआ है, या मीरा परिडा जी हैं उड़ीसा में, उनको भी सुना। कोई भी ये इनकार नहीं करता कि वो जो एक इल्जाम है सेक्सुअलिटी को लेके, जो नॉर्मल सोसाइटी है वो उन चीजों से नहीं निकल पाती है, और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है उनके सार्वजनिक जीवन में कि वो खुद भी एक कवर तैयार करते हैं कि उनको नहीं निकलना है। जब आप हमें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी जगह मुझे नहीं देंगे खड़े होने के लिए, आप अपने बराबर में हमें खड़े नहीं होने देना चाहेंगे, या आप अपने बराबर हमें देखना नहीं चाहेंगे, या आपको मेरी योग्यता, मेरे टैलेंट से ज्यादा मुझ में सेक्सुअलिटी दिखती है, तो हम इन्वॉल्व कैसे हो पाएंगे? जो कम्युनिकेशन का लैक है वो बहुत ज्यादा इसी चीजों को लेके है, और यही रीजन है कि वो लोग नौकरी छोड़ देना, और प्राइवेट सेक्टर में तो मुझे लगता है गवर्नमेंट से भी ज्यादा वो बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि पहले और रेशमा जी, आप लोग अपनी कविता हम लोगों से शेयर करें, लेकिन लास्ट क्वेश्चन रेशमा जी आपसे है कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से, कि उनके स्वभाव, हमारे जैसे लोग जो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी कहते हैं, उनके उसमें बिहेवियर में, उनके मतलब उनको किस तरह से आप मतलब चाहती हैं, वो कैसा होना चाहिए? व्हाट चेंजेस यू वांट इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी? हाँ, दीपक सिंह भी यही बात लिख रहे हैं कि मतलब कार्यस्थल पर इस तरीके के भेदभाव दलितों महिलाओं सबको झेलने पड़ रहे हैं, लेकिन निरंतर अवसर की उपलब्धता चीजों में बदलाव लाती है। जी जी हाँ, बोलिए। कार्यस्थल की जो बात कर रहे हैं ना कि और दलितों दोनों झेलने पड़ रहे हैं, मैं एक बार बोलूं, उसका रीजन यह है कि महिलाएं और दलित समाज के जो स्ट्रक्चर से वो बाहर नहीं है, उनको कॉर्नर जरूर किया गया है, लेकिन वो इन्वॉल्व हैं। महिलाएं घर के भीतर से निकल के चौखट तक आके उनसे जुड़े होके, महिलाएं कहीं पुरुष से हटी नहीं है कि उन्होंने अपना समाज अलग बना लिया है, वो है उनके साथ में खड़े होके, उन्होंने अपना अधिकार मांगा है। लेकिन किन्नर समाज जो है उनको पैदा होने के साथ ही कॉर्नर कर दिया यार, कॉर्नर से ज्यादा कॉर्नर हो गए वो लोग। तो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई जो महिला और जो दलित है या जो आदिवासी है उनसे थोड़ा हट के है। उनकी लड़ाई जो है सामाजिक पहचान के साथ साथ अधिकारों की लड़ाई, उनकी लड़ाई अधिकारों की भी लड़ाई है, स्वीकार्यता की लड़ाई है, सेक्सुअलिटी की लड़ाई है, उनकी लड़ाई जो है एजुकेशन को लेके है, पब्लिक प्लेस में खड़े होने को लेके है, रिस्पेक्ट को लेके है, डिग्निटी को लेके है। महिलाओं की लड़ाई जो थी कि हाँ उनको चीजें प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन उनका सोशलाइजेशन जो था वो अलग तरीके का हो रहा था कि आपको इस स्ट्रक्चर में रहना है। जी आपके लिए 1 मिनट मैं रोकना चाहूंगी। स्मिता जी का क्वेश्चन है हर्षिता जी आपके लिए। हर्षिता जी, दोज हु आर डूइंग डिस्क्रिमिनेशन टू ट्रांसजेंडर, should we do study of such people's mental health? जी हाँ, इसको
किया जा सकता है? जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी सोसाइटी में शुरू से ही है। एक जो कल्चर है, डर का कल्चर ना, डरा के रखना कि उनके साथ मिलना जुलना नहीं है, उनसे बात नहीं करनी है। एक क्राइटेरिया बना देना कि जब भी आप उनके साथ मिलेंगे, जो पहले की चीजें थी जो अभी भी की हैं, कि वो आपको पकड़ के ले जाएंगे और हिजड़ा बना देंगे। वो छोटे बच्चों से जो चीजें शुरू होती है, ये बहुत ज्यादा डर है। ये चीजें बचपन से हम लोग भी निकले हैं कि आपको वहां नहीं रहना है। वो डर जो शुरू होता है, बाद में वो टैबूज बनते जाते हैं और वो लास्ट तक नहीं टूटते जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हेलो जी हेलो। जी, हर्षिता जी, आप अपनी हाँ, कविता क्या शेयर करना हम लोगों को सुनाना चाहेंगी? मैंने याद नहीं की हुई, ये मैंने जस्ट लिख के भेजी थी, तो मुझे लगता है लोगों ने पढ़ी होंगी। और अगली बार कभी आप अच्छा, बुलाएंगे तो जरूर मैं अपनी कविताएं सुनाना पसंद करूंगी। और जी जी जी, रेशमा और जी, आप अपनी हर्षिता जी कविता ने जो कहा हमारे। सेक्सुअलिटी के लेवल पर कि मतलब सेक्स का टॉय लोग समझते हैं, मैं तो मानती जी हूँ पुरुष ही सबसे ज्यादा देह व्यापार करते हैं, महिलाएं और ट्रांसजेंडर खालिस बदनाम है। मतलब कोई भी पुरुष है उसकी 10 नजर चलती है, अगर औरत एक नजर देखिए, से दूसरा नजर जाए तो उसे तुरंत लोग रंडी बोल देता है। और इस शब्द का कोई मतलब स्त्रीलिंग भाव है, लेकिन पुल्लिंग भाव आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि कोई पुरुष को रंडा बोला गया हो, इसे शब्द का क्यों बोला कोई गया? निर्माण किया गया हो। पावर पोजीशन पे हैं। जैसे ना गालियां सारी तैयार होती हैं औरतों के नाम पे। मर्द को लेके कोई गाली बनी है? नहीं बनी है। जितनी नहीं, नगर बधुएं बनाई, जितनी देवदासियां बनाई गई, जितने वेश्यागृह किन के लिए बने हैं? पुरुषों के लिए। और पुरुष बस ही औरतों को बताता है कि वो रंडी है, वो कॉल गर्ल है, वो बिकाऊ है, कैरेक्टरलेस है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। किसके लिए इन्वॉल्व है? वही, जब भी जी हर्षिता जी, जब भी दे कोई आर इन पावर पोजीशन, दे आर, एवरीथिंग इज इन देयर हैंड। ठीक है रेशमा जी, हाँ मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ हाँ, आप अपनी कविता सुनाए रेशमा जी। मैं ये पैंडेमिक में मेरे कुछ साथी घर जा रहे थे, तो उन लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको कैसे बाल काटे जाएंगे, उनको बाल छिपाना पड़ेगा। तो मैं ये कविता पढ़ रही हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी, मेरी जिंदगी की पहचान मेरी मुकाम है। मैं इस मुकाम से वापस नहीं जाऊंगी, मेरी जिंदगी की पहचान मुझे खुशी देती है। माँ, तुम्हें कौन कहता है कि मैं तेरे आंचल से दूर जाऊं? मैं वापस नहीं जाऊंगी। बाबा कहते, ये बाल क्यों बढ़ा रखा, तुम्हें नाचना है क्या? मैं कहती, मुझे नाचना नहीं जीना है। मैं वापस नहीं जाऊंगी। माँ, तुम समझा लो बाबा, भैया, भाभी, बहना को, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तुम्हें स्वीकारना होगा मेरी जिंदगी के पहचान को। आप समझा लो बुआ, मामा, मामी, नानी को, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं किन्नर हूं, तुम्हें क्या दर्द है? मैं मैंने पहचान को स्वीकारने का दर्द सहा है। मैंने संघर्ष की जिंदगी के पहचान के लिए। आप नहीं सोच पाए, आप नहीं सोच पाए, जो शरीर के पहचान मिला उसे स्वीकारा। जो आपको शरीर का पहचान मिला, हर्षिता जी को या दिव्या जी को, वो आपने स्वीकारना। मैं जो शरीर के पहचान जो मुझे मिला उसे मैंने ना स्वीकारा। क्या यही मेरी गलती है? मुझे स्वीकार लो माँ, मेरी जिंदगी की पहचान को स्वीकार लो माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मतलब ये पैंडेमिक में बहुत ही मुश्किल रहा है कि इस पे
मैं एक और कविता है, अभी समता दी कह रही हैं कि मैं किन्नर हूँ कविता ये करें। मैं से मैं लगभग 57 कविताएं लिख चुकी हूँ। मैं किन्नर हूँ, मत समझो कि असफल पुरुष हूँ, मत समझो कि असफल महिला हूँ, मैं भी एक जीवन हूँ, जिंदगी जीने की एक दर्द भरा फलसफा भी हूँ। किसी पुरुष को मानो कमजोर तो हिजड़ा कह के पुकारते हो। अभी चुनाव चल रहा है, दोनों तरफ से हिजड़ा कहना शुरू हो गया है। मतलब बिहार में चुनाव चल रहा है ना, चुनाव आने वाला है, तो अभी दोनों तरफ से चल रहा है हिजड़ा कहने की बात। किसी पुरुष को मानो कमजोर, चूड़ियां दिखा ललकारते हो। ए चूड़ी फलाना को भेजना है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, चूड़ी भेज दीजिए प्रधानमंत्री को, तुरंत भेज देता है लोग चूड़ी। तो मेरी जीवन का साहस चूड़ियों के करीब खींच ले जाती है, मेरे जीवन का चूड़ियों के करीब खींच लाती है। चूड़ियां पहन जो सामने आती, रोम रोम खिल उठता है। चूड़ियों की खनक से क्यों ये दर्द जहर उगलती। चूड़ियों की खनक घर के कोने कोने में पहन मेरी माँ और बहनें, जो चूड़ियों दिखाते हैं वो मेरी माँ और बहनें पहनती तो क्या इतनी कमजोर दिखती। मेरी माँ बहनें अगर कोई चूड़ियां पहन लेती तो क्या वो कमजोर, और मैं जो पहनूं तो कमजोर दिखूंगी। राजनीति में कोई दुश्मन दिखता, हिजड़ा कह के पुकारते हो। चोर अगर कोई दिखता तो चोर तो हिजड़ा ही कहकर पुकारते हो, कहेगा कि काम धाम नहीं करेला, हिजड़ा है का अति चोरी करते हैं। नेता शब्द को हिजड़ा कहो, मतलब कोई मंच पर कह दिया कि फलाने हिजड़ा है, उनको ताकत नहीं है, तो तालियां ही तालियां गूंज जाती, ताली गूंजने लगती। यहाँ तो औरत ही औरत को हिजड़ा कह पुकारती है। अगर किसी औरत को बच्चा ना हो, उनको शादी होने के बाद, तो वो तो एक दूसरे औरत को भी कह देगी कि हिजड़ा है, एक बच्चा ना पैदा होते हैं। पुरुष की चरित्र वेदना, पुरुष की चरित्र वेदना एक शब्द ही काफी है। किसी पुरुष को मतलब उनके चरित्र पर कोई महिला अगर उंगली उठाती है तो पुकार दो हिजड़ा या किन्नर। वैसे तो मौगा छक्का ये सब भी शब्द बोला जाता है, लेकिन यहाँ हम लिख नहीं सकती। रोम रोम पुरुषत्व धधक जाती, कोई भी व्यक्ति को कह दे कि फलाने हैं, ऐसा है। जिंदगी गाली बन नजर आती, मैं कमजोर ही हूं, सम्मान की तलाश है, मौके की तलाश है। मैं भी दिखा दूं जहां को जिन शब्दों से नफरत, उसकी पहचान बदली नजर आएगी। मतलब जो सम्मान और मौके की तलाश, इसी बात को मतलब 1.5 घंटे के डिस्कोर्स में सम्मान और अवसर के लिए ही बातें हुई हैं। मैं एक किन्नर हूं, एक अधूरी औरत ही सही, दिल में रखी माँ हूं, दिल में रखी एक बहन हूं, दिल में रखी हर एक वह रिश्ता हूं जिसकी तलाश है मुझे, पूरी कर दो आस मुझे, मैं एक किन्नर हूं। शुक्रिया। कोरस के जो भी लोग, थैंक यू रेशमा जी, थैंक यू हर्षिता जी, आप थैंक यू आई हमारी लड़ाई हर्षिता जी, बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सेशन था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग भी हम लोगों को सुन रहे हैं और इतने देर तक हम लोगों को सुनने समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन रेशमा जी और हर्षिता जी की बात से ये समझ सोशल एक्सेप्टेंस भी उसी के साथ आएगी में चेंजेस आए, रिजर्वेशन आए, रिप्रेजेंटेशन आए, तो सोशल एक्सेप्टेंस भी
समय के साथ जाता है। और यही और एक जो गैप जो कम्युनिटी और रिसर्चर्स के बीच में है, उसमें भी हम लोगों को मेंट करना, हर्षिता जी के बात से ये हमें समझ में आया कि वो जो गैप है उसको भी फिल करने की जरूरत है। बहुत सारी बातें हम लोग समझ में आया रेशमा जी, हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, लिटरेचर्स और कम्युनिटी के बारे में हम आप लोगों को अच्छी तरह बेहतर समझने की कोशिश करना, बेहतर समझ सके आप लोगों को, क्योंकि इतनी ज्यादा जानकारी, क्योंकि हम लोगों को कम्युनिटी एक दूसरे से इतनी दूरी है कि हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते नहीं हैं। थैंक यू रेशमा जी, थैंक यू हर्षिता जी। अब ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू।